हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो सीए इंटरमीडिएट मे 2024 अटेम्प्ट द फास्ट ट्रैक बैच ऑफ ग्रुप टू कॉस्टिंग। तो आज हम लोग सर डेमो लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं। आज हमारा ये आखिरी डेमो लेक्चर है और मोस्ट प्रोबेबली आज हम जो चैप्टर शुरू किए थे कॉस्ट शीट उसको खत्म भी कर देंगे। अब कई बच्चों का सवाल होगा कि सर चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था ना जी। कल तो हमने स्टडी मटेरियल और कुछ चुनिंदा एग्जाम पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है इसका सर, क्योंकि मैं आपको सारे पीवाईक्यूज और सारे आरटीपीज आज डिस्कस करवाने वाला हूं और उसमें जहां जहां जरूरत होगी उसको हम लोग लिख कर सॉल्व भी करेंगे। जिसमें कुछ नई वेराइटी, जिसमें कुछ नया एडजस्टमेंट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे क्लास में। यस यू हर्ड राइट। ठीक है जी, एवरीवन रेडी हो? चलिए सर शुरू करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय चॉइस, बाय पैशन। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर क्यूए, इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने रिपीटर स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग आपके रिजल्ट आने के बाद लिया था, नवंबर 23 के रिजल्ट के बाद। और मैंने बताया था अगर आप भी पूरे सिलेबस का डिटेल्ड रिवीजन करना चाहते हो अलोंग विद पीवाईक्यू एंड आरटीपी, अलोंग विद थ्योरी एंड एमसीक्यू एज पर द न्यू सिलेबस, सो दिस इज द राइट बैच विच इज द फास्ट ट्रैक बैच, जो आपको सिर्फ अवेलेबल है एट 5000 रुपीज एंड यू कैन बाय फ्रॉम ultimateca.com। ठीक है जी। और जो बच्चे एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं कॉस्टिंग को ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा डिटेल में और थोड़ा ज्यादा समय है जिनके पास, यू कैन गो फॉर द रेगुलर बैच फॉर मे 2024 द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स। जब मैंने ये बोल दिया कि ये दो बैचेस हैं, पेड बैचेस हैं, तो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर वन शॉट रिवीजन नहीं लोगे क्या? भाई लूंगा, भाई लूंगा, सही समय में लूंगा। मार्च के महीने से शुरू करूंगा वन शॉट रिवीजन ऑन यूट्यूब ऑल्सो, डोंट वरी गाइस। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, 100% अटेंशन रखिए, पूरा कंप्लीटली सुनिए किसी भी चीज को, उसके बाद डाउट पूछिए एंड स्टिकी नोट्स भी आप लगे तो जरूरत उसका यूज करिएगा। एंड कभी भी कोई अगली क्लास देखे तो उसके पहले पिछली क्लास जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि सर सारी चीजें लिंकेज होती हैं और अगर आप स्किप करके क्लास देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। एंड आई विल मेक यू फॉल इन लव विद द कॉस्टिंग, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। नोट्स बुक्स एक्सेट्रा के बारे में पहले लेक्चर में मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं। और ये है आपके सामने टीम अल्टीमेट सीए, जो आप लोगों को सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर प्रोवाइड करते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अक्रॉस इंडिया। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सभी को मैं बता दूं भाई, वैसे तो अभी शाम के करीबन 5:30 पौने 6 के आसपास हो रहे होंगे, पर मैं ये सेशन ले रहा हूं सुबह 7:30 बजे। यस, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करूंगा। तो भाई कड़ाके की ठंड, एकदम जबरदस्त मॉर्निंग है यहाँ पर अभी, और मैं ये सेशन शुरू कर दिया हूँ। तो सुबह 7:30 से 9:30 बजे, करीबन 2 घंटे का मैंने जो प्लान किया था उसके पहले मैंने तैयारी करी थी। तो अब मैं रेडी हूँ। तो यार यही मान के चलना कि लाइव सेशन चल रहा है, पूरा एंगेजिंग रखना, लाइव चैट भी चालू है, वहां पर आंसर भी देना, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। और ऑब्वियसली तुम्हारा भाई जो है कुछ नुकसान ना हो, एक फ्लो बना रहे, इसी वजह से मैं जो है अगर लाइव नहीं ले पा रहा तो मैंने तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्डेड कर लिया। अब मोस्टली हम लोग जब वापस से रिज्यूम करेंगे फ्रॉम ऐप तो हम एक नए चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स बिगिन। रेडी हो? तुमसे पूछ रहा हूं, रेडी हो? यस सर रेडी हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट शीट जो हमारा चैप्टर था उस चैप्टर के बहुत सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद मैंने तुमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, स्टडी मैट के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, एक दो क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई वो बहुत ही रिपीटेटिव नेचर के, वो तुम कर लेना। और उसके बाद मैंने कल पीवाईक्यू वाले 3 क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं पीवाईक्यू आरटीपी की समरी निकालूंगा और एक एक करके चुन चुन के हर एक क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन में और उसको कितना करने की जरूरत है, उसमें क्या कोई नया पॉइंट है या नहीं है। तो मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करी है, फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक थी, सेकंड में भी लिंक है। तो 2 टाइप की पीडीएफ, एक है कंप्रेहेंसिव बुक जिसमें स्टडी मैट और कॉन्सेप्ट आता है, और एक है कंपाइलर बुक। तो कंपाइलर बुक का पीडीएफ भी डाला हुआ है, तो मैं वो कंपाइलर बुक ही ओपन कर रहा हूं आपके सामने, जिसमें मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक सारे पीवाईक्यू और सारे आरटीपी की समरी आपके सामने डिटेल में यहां पर प्रस्तुत है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अगर आपको याद हो, नवंबर 20, नवंबर 19 और मई 19, ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं सर, उल्टे से शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर आया था मई 2018, तो हम पीवाईक्यू मई 18 करेंगे, फिर नवंबर 18 करेंगे, इस तरीके से पीछे पीछे आते जाएंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है या रिपीट हो रहा है
तो फिर उसको नहीं लिया वहां पर फॉर द ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सर हम लोग मई 2018 के क्वेश्चन में। लेट्स गो टू मई 2018। अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ, आगे पीछे बार बार ना आना पड़े, इसलिए एक पीपीटी में मैं इस शीट को भी खोल के रखता हूँ ताकि हमको बार बार जो है आगे पीछे ना आना पड़े। तो यहाँ पर मैं आता हूँ मई 2018 के सवाल पर। ये रहा आपके सामने मई 2018 का क्वेश्चन। चलो सर हम लोग साथ में रीड करते हैं, फिर आप ही मुझे बताना क्या इसको करने की जरूरत है अभी क्लास में या नहीं। सर दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया है, ठीक है सर, डायरेक्ट मेटल कंज्यूम में यूज करेंगे, क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, फ्रेट इनवर्ट्स को आप परचेजेस के साथ जोड़ देना, ठीक है सर। डायरेक्ट वेजेस पेड वहीं चला जाएगा डायरेक्ट वेजेस में। डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो सर ये डायरेक्ट वेजेस पेड के साथ ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस पेड प्लस डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिला के टोटल डायरेक्ट वेजेस का खर्चा तुम्हारा आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स तुमको डायरेक्ट फिगर ना देकर बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट जो आपकी निकलेगी उसी का 20% कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग WIP भी गिवन है। एडमिन जो है हमको रिलेटेड टू प्रोडक्शन गिवन है, इसका मतलब सर हम इसको कहां दिखाएंगे, BCOP, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और COP से पहले। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो सर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में बताओगे। फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग तुमको दिया हुआ है 608500, क्लोजिंग डेफिनेटली नहीं दिया हुआ है तो वो हमको निकालना होगा। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल हमको दिया हुआ है 8000, तो 8000 रुपए का मटेरियल का स्क्रैप है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रैप मटेरियल वाला है, ये स्क्रैप तुम्हारा प्रोसेसिंग वाला नहीं है, इसलिए जब तुम मटेरियल कंज्यूम निकालोगे तभी इसको माइनस कर देना। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है, अगर तुमने इसको ऊपर माइनस नहीं किया तो तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम गलत आएगा, तो प्राइम कॉस्ट गलत आएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी गलत निकल जाएगा, इसलिए भूलना मत भैया इसको माइनस करना। फिर दिया हुआ है द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट COP। ओके, द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 618 पर यूनिट। अरे मेरे भाई, जैसा कल हमने यूनिट वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने आपको अलग से वर्किंग नोट बनाया था कि भाई ओपनिंग गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है, सोल्ड गिवन है, तो कैलकुलेट करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल देना। और जब तुम तुम्हारी कॉस्ट शीट बनाओगे तो उस कॉस्ट शीट में COP निकलेगा, COP के बाद ओपनिंग जोड़ोगे, फिर जो क्लोजिंग निकलेगा वो प्रो रेटा बेसिस पे निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। हाँ, ये एक चीज तुमको नई दिख सकती है कि आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग को भी हम लोग ऐड करके चलते हैं, बट ये कोई कॉन्सेप्चुअली नई चीज नहीं है यार, तुम्हें भी पता है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे भले नहीं किया लेकिन खर्चा इसी पीरियड का है तो इसी पीरियड में काउंट होगा। चलो मैं तुमको सॉल्यूशन दिखा देता हूं इसका, ये लो। परचेज लिया, मैंने बोला था परचेज में फ्रेट इनवर्ट जोड़ देना, ओपनिंग मटेरियल ऐड किया, क्लोजिंग लेस किया, ये आ गया हमारा क्या सर, मटेरियल कंज्यूम बिफोर डिडक्टिंग द सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। फिर मैंने स्क्रैप ऑफ मटेरियल जब माइनस किया तब जाके मेरी नेट वैल्यू मिली मटेरियल कंजम्पशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये आप सही जगह पर सही समय पर माइनस करें। उसके बाद दिया है सर हमारे पास डायरेक्ट वेजेस, जो कि हमने टोटल दोनों की वैल्यू ऐड कर दी, पेड वाला और आउटस्टैंडिंग वाला दोनों जोड़ दिया, तो ये आ रहा है मेरा सर क्या, प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में मैंने 20% मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिल गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओपनिंग क्लोजिंग WIP जब मैंने एडलेस किया तो मुझे नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। तो मैं यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ने के बाद एक हेड और दिखाऊंगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर उस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग क्लोजिंग WIP करके फिर फैक्ट्री कॉस्ट दिखाऊंगा। हम अपने सही फॉर्मेट में ही चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको जो एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है, तो ये BCOP वाला आइटम है, इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जुड़ेगा और COP से पहले आएगा। ये आ गया तुम्हारा क्या, COP। अब तुम देखो ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमने कैसे निकाला सर, 70 लाख हमारा COP आ रहा है, 70 लाख हमारा COP आ रहा है। हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है सर, हमने प्रोड्यूस करी है 14,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स। और कैलकुलेशन से अगर आप क्लोजिंग स्टॉक यूनिट पता करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 1064। बस आप प्रो रेटा वाले वे में इस क्लोजिंग स्टॉक को निकाल दीजिए और बताइए मैच कर रहा है कि नहीं। तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 14,000 इंटू 1064, ये आ रहा सर हमारा 5,32,000 रुपीज। ठीक है जी, तो इस कैलकुलेशन से तुम्हारा 532 आ गया क्या, दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको जब जैसे तुमने लेस किया आगे COGS में तुमने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ा तो तुमको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर सेलिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं था इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स ले लिया, सेलिंग प्राइस हमको ऑलरेडी गिवन है तो प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ गया। बिल्कुल मॉड्यूल जैसा सवाल था, कोई भी इसके अंदर नया पॉइंट ऐसा सच नहीं था। तो ये हमने क्या चीज कंप्लीट करी है सर, ये हमने कंप्लीट करी है
सर ये हमने कंप्लीट किया है मई 2018 वाला क्वेश्चन, PYQ मई 2018। ये 3 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। मई 18 का क्वेश्चन अब हम लोगों ने समझ लिया है, जिसको पूरा लिख कर करने की क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मॉड्यूल के क्वेश्चन जैसा रिपीट हुआ है। फिर मैं आ रहा हूँ नवंबर 2018 में, उसको भी तुम देख लो और समझने की कोशिश करो कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है कितनी नहीं। तो ये है सर हमारा नवंबर 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2A 10 नंबर का आया था पेपर में। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स जिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th ऑफ सितंबर। गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस तुमको दिया 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। ओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से दे दिया। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल्स दिया है। एडमिन ओवरहेड्स दिया है 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई लॉजिकल होगा कि हम उसे प्रोडक्शन रिलेटेड माने। ओपनिंग क्लोजिंग हमको तीनों के स्टॉक्स दिए हुए हैं, मटेरियल, WIP और FG। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद करो, हमने जब मॉड्यूल मतलब हमने जब स्टडी मैट के क्वेश्चंस किए तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन यही वाला तो किया था, जिसमें COGS गिवन होता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन होता है और हम रिवर्स कैलकुलेट करके पहले मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। जब एक बार वो चीज़ निकल जाती है हमारी, फिर हम वापस से कॉस्ट शीट बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक सिंगल फॉर्मेट बताया था, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें दोनों काम हो जाते हैं, आपका मटेरियल कंजम्पशन भी निकल जाता है और आपकी कॉस्ट शीट भी एक बार में बन जाती है। तो क्वेश्चन का वैरायटी बिल्कुल वही है। नए पॉइंट्स के तौर पर बात करूं तो मुझे कोई भी नए पॉइंट्स इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्लियर दिया है, डायरेक्ट वेजेस आपको क्लियर दिया है और डायरेक्ट वेजेस की मदद से फैक्ट्री ओवरहेड्स आप निकाल सकते हो। ये सेम पैटर्न भी आपने देखा हुआ है। COGS भी आपको पता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता है, एडमिन ओवरहेड्स आपको प्रोडक्शन रिलेटेड मानना है। तो इसको क्या करना, COP में से माइनस करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, फिर फैक्ट्री कॉस्ट में से ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करोगे तो तुमको मिलेगा क्या सर, तब तुमको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर उसमें से प्राइम कॉस्ट हटाओगे तो तुमको मिलेगा मतलब फिर उसमें से फैक्ट्री ओवरहेड हटाओगे तो तुमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। एक बार देख लें सॉल्यूशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं सर, आराम से आपको समझ में आना है। ये देखो, इन्होंने भी वही किया। इनको ओपनिंग स्टॉक पता था, इन्होंने लिख दिया। इनको क्लोजिंग स्टॉक पता था, इन्होंने लिख दिया। इनको मटेरियल परचेज नहीं पता था तो इन्होंने अभी नहीं लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते गए ये। फिर इनको डायरेक्ट वेजेस पता था, इन्होंने ले ली। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता था, वो भी ले लिया। तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ा, ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट किया तो आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है इसलिए उसको ऐड कर दिया तो मेरे को पता चल गया सर COP। COP में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट किया तो COGS आ गया, और फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, नेट प्रॉफिट और सेल्स मिल गया। अब क्योंकि COGS पता था 1875, तो इन्होंने क्या किया, उसी COGS में क्लोजिंग जोड़ा, ओपनिंग माइनस किया और ये 14,700 माइनस किया। ये देखो आप, 18,75,000 तुमको दिया हुआ है क्या COGS। उसी COGS में क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस किया, और ये जो तुम्हारा 14,700 आ रहा है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसको माइनस किया। फिर 190 तुमने ये क्लोजिंग WIP ऐड किया, ओपनिंग WIP माइनस किया। तो मैंने तुमको नहीं बोला था कि मॉड्यूल ने भी एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है जहां पर वो 2 बार सेम चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू उसी टेबल में से निकाल दे रहे हैं। बस मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी थी कि स्टार लगा के पूरा नीचे लिख देना, ये थोड़ा सा बल्कि तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने तुमको क्या प्रेजेंटेशन बताया था कि पर्टिकुलर्स अमाउंट के बीच में कंप्यूटेशन का कॉलम रखो और वहां एक एक चीज को कंप्यूट कैसे किया वो लिखते जाओ। तो रिवर्स करते करते मैंने चीजों को कंप्यूट किया था, वो मैं लिखता जाऊंगा। इन्होंने थोड़ा अलग पैटर्न में किया है, इन्होंने और शॉर्ट करने की कोशिश करी है, इन्होंने कंप्यूटेशन का कॉलम भी नहीं बनाया। बट मुझे लगता है कि एकदम डिटेल में जैसे मॉड्यूल में सॉल्यूशन दिया वो भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमने देखा वो सबसे बेटर वे होगा और इससे ये चीज पूरे अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल अभी ये है, क्या नवंबर 18 वाले क्वेश्चन में कुछ नया दिखा? तो ये भी जो मॉड्यूल में तुमने क्वेश्चन देखा बिल्कुल वही वैरायटी है, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो मई 18 डन, नवंबर 18 डन। मई 19 में कल हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था अरीबा प्राइवेट लिमिटेड वाला, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकाली थी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकाला था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई थी। फिर नवंबर 19 में भी तुमने मेरे साथ यही रिवर्स कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें एक चीज़ जरूर मैंने तुमको दिखाई थी, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव, वो एक नया पॉइंट था। फिर नवंबर 20 का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, याद करो, सुपर पेन, नॉर्मल पेन, वर्किंग नोट बना के मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वेजेस पर यूनिट निकाला था हमने सुपर पेन का, वो भी नवंबर 20 का हो गया। फिर मैं आता हूं Jan 21 के क्वेश्चन। तो चलिए सर, लेट अस गो टू जनवरी 2021 का क्वेश्चन। ये रहा सर,
पढ़ो मेरे साथ। सर ये तो वापस से देखा देखा सा लग रहा है। ये लो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दिया 1,20,000 विच इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको गिवन है 4 लाख, सेल्स आपको गिवन है 5 लाख। ठीक है, तो जैसे सीओजीएस दे देता है वैसे तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स इस बार दे दिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है अकाउंट्स शो द फॉलोइंग फिगर्स। इन्वेंट्री तीनों दिए, ओपनिंग क्लोजिंग, सेलिंग एक्सपेंस दिया, जनरल एडमिन एक्सपेंस दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्नड। अभी भी तुम अगर ध्यान दोगे तो तुमको मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन है, और उन्होंने जानबूझ के क्या किया, क्वेश्चन में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो वही बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में कहीं भी नहीं लिखा कि मटेरियल कंज्यूम चाहिए हमको। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं उन्होंने कि दे नीड मटेरियल कंज्यूम। तो अपन बिल्कुल वही फॉर्मेट में चलेंगे जिस फॉर्मेट में अपन चलते थे सर, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन और अमाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हमको ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया है वो ले लेंगे, उसके बाद परचेजेस नहीं पता तो छोड़ देंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल ले लेंगे, फिर लिख देंगे मटेरियल कंज्यूम जिसको खाली छोड़ देंगे। फिर हम डायरेक्ट वेजेस ले लेंगे 1,20,000 रुपए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया तो नीचे प्राइम कॉस्ट ले लूंगा, खाली छोड़ दूंगा। फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा 1 लाख रुपीज का। कैसे आया 1 लाख रुपीज? 1,20,000 इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विच मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1 लाख रुपीज। क्या ये बात भी क्लियर है? तो जैसे तुम्हारा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा तो तुम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ के नीचे लिख दोगे फैक्ट्री कॉस्ट, वो भी तुमको नहीं पता अभी, खाली छोड़ देना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड और माइनस करना, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। कोई भी हमको बीसीओपी वाला आइटम नहीं दिख रहा है तो वही तुम्हारा सीओपी भी बन जाएगा। उसी सीओपी में फिर तुम ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को प्लस और माइनस करना, तो सीओजीएस आ जाएगा। उसी सीओजीएस में तुम, अब सीओजीएस पता तो होगा नहीं, खाली छोड़ दोगे तुम, उसमें सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एडमिन एक्सपेंस जोड़ोगे तो तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, वो 4 लाख रुपीज मिल जाएगा। अब नीचे से ऊपर की कहानी शुरू। 4 लाख रुपीज में मैं 18,000 जोड़ूंगा, 22,000 माइनस करूंगा, सीओपी मिलेगा। उसमें मैं फैक्ट्री ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करूंगा तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। उसमें मैं और जो तुम मेरे को दिया हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड्स उसको माइनस करूंगा 1 लाख रुपए, तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। फिर प्राइम कॉस्ट में मैं वेजेस को माइनस कर दूंगा तो मुझे मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, और फिर इन्वेंट्री को एडजस्ट करके मुझे मटेरियल परचेज पता चल जाएगा। अब मटेरियल परचेज भी पता चल गया और हाथों हाथ तुम्हारा दोनों काम हो गया। दोनों काम मतलब तुम्हारी कॉस्ट शीट भी बन गई है। ठीक है जी, तो इन्होंने इस चीज को देखो वापस वैसे ही किया हुआ है कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया, एक अलग से वर्किंग नोट बनाया बेसिकली, फिर उसमें जनरल एडमिन जोड़ा, सेलिंग जोड़ा तो सीओजीएस आया, फिर उसमें क्लोजिंग ओपनिंग जोड़ा तो तुमको ग्रॉस सीओपी या बोल सकता हूँ फैक्ट्री कॉस्ट आया, फिर ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट आया, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स तुमने माइनस किया तो प्राइम कॉस्ट आया, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर माइनस किया तो ये 160 कंजम्पशन आ गया, और फिर उसी सारी चीज़ को तुमने कॉस्ट शीट में डाल दिया, तुम्हारी कॉस्ट शीट रेडी है। तो अगेन आई कैन से दैट डेफिनेटली सर यहाँ पर कोई भी नया पार्ट नहीं है, बस फर्क ये था कि अभी तक जो 2-3 क्वेश्चंस तुमने देखे थे वहां सीओजीएस गिवन होता था, इस बार कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है। तो पहले मैं सीओजीएस तक जाके वापस लौटता था, अब मैं पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स तक जाके फिर वापस लौटूंगा। आई होप ये क्लियर है भाई साहब। जनवरी 21 वाले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं यहां डन, आगे बढ़ रहा हूं जुलाई 21। जुलाई 21 एक ऐसा सवाल आया है सर जो हम लोग कुछ हद तक लिख कर भी करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द स्पेशल क्वेश्चंस है। जुलाई 21 अटेम्प्ट ही सर आज तक का एक सबसे स्पेशल अटेम्प्ट था हमारे सीए इंटरमीडिएट में। जुलाई 21 का अटेम्प्ट काफी खास अटेम्प्ट माना जाता है, कुछ अजीब अजीब सी चीजें पेपर में दी हुई थी जो कभी नहीं पूछी जाती, जिनका ट्रीटमेंट कभी कहीं डिस्कस भी नहीं किया गया है, बट पूछी गई थी सर। तो चलिए पढ़ता हूं मैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी दोनों के ओपनिंग स्टॉक दिए, आपको परचेस भी दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट्स दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ट्स का क्या करोगे आप ही बताओ सर? कैरेज इनवर्ट्स को भी मैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या परचेजेस में जोड़ दूंगा, परचेज के साथ इंक्लूड कर दूंगा। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फिर जो ड्राइंग्स है ना उसमें स्पेशल लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। स्पेसिफिक है ना, प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक है, स्पेशल ड्राइंग बनाई है तुमने प्रोडक्शन के लिए, तो ये जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हायर चार्जेस फॉर प्लांट, ये भी अपन ने सर डायरेक्ट एक्सपेंस में पढ़ा हुआ है, तो हायर चार्जेस भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल में कैरेज इनवर्ट्स जोड़ना है, और साथ में आपको हायर चार्जेस और स्पेशल ड्राइंग दिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे। नाउ
रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, तो जनरली ये गिवन नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न भी दिया हुआ है। तो जहां मैंने परचेज लिया हुआ है ना, कितना 2 लाख रुपीज, इसी परचेज में मैं जब लिखूंगा ना परचेजेस, तब मैं 2 लाख में से 40,000 माइनस, मतलब नेट ऑफ परचेज रिटर्न दिखाऊंगा। अलग अलग दो जगह दिखाने का सेंस नहीं है ना, तो 2 लाख रुपए में 40,000 माइनस करके नेट परचेजेस दिखाना। तो सर रिटर्न वाली चीज भी आप समझ गए। कैरेज ऑन रिटर्न, सर मैंने जो मटेरियल बुलवाया था उसमें से जो मटेरियल 40,000 रुपए का सही नहीं मिला ना, मैंने बोला कि वापस भेज रहा हूं आपको, तो तुम्हारे सेलर ने ये बोल दिया, सप्लायर ने, कि वो आप वापस भेज रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, हम नहीं बियर करेंगे। ऐसा ही अपने बीच में एग्री हुआ है। तो जनरली तो ऐसा नहीं होता, जनरली तो हम बायर को बोलते हैं कि तुमने यार खराब गुड्स भेज दिया, खराब मटेरियल भेज दिया, वापस लो, हमको पैसा वापस करो या फिर एक्सचेंज करके दो। लेकिन इस वाले केस में रिटर्न ऑफ मटेरियल का खर्चा तुम्हें खुद करना है। इस वाले में रिटर्न ऑफ मटेरियल का खर्चा तुम्हें खुद करना है। तो तुम देख सकते हो यहां पर कैरेज ऑन रिटर्न जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहां दिखाएं सर, इसको इसको शो कहां करें, ये सवाल उठता है कि कैरेज ऑन रिटर्न तो आ गया, बट ये कॉस्ट शीट में क्लासिफाई कहां होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉस्ट शीट में क्लासिफाई होता है तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ये कॉमन खर्चा है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्सेट्रा में चार्ज नहीं होना चाहिए, सभी में कॉमनली बंटना चाहिए। ये तुम्हारा एक तरह का नुकसान भी है, लेकिन एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, बिजनेस का ही एक नुकसान है। तो कॉमन खर्चों की तरह ये उसमें जुड़ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था सर, जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा, कैरेज ऑन रिटर्न। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का मतलब समझते हो तुम? इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का मतलब होता है कि सर जैसे ऑटो एक्सपो हो रहा है या फिर कहीं और एग्जीबिशन लगा हुआ है जहां पर लोग अपना प्रोडक्ट जाके प्रेजेंट करते हैं, वहां बहुत सारे बायर्स देखने आते हैं उस एग्जीबिशन को। तो ये तो एक तरह का प्रमोशन मार्केटिंग वाला खर्चा हो गया, यस। तो ये तुम्हारा सेलिंग ओवरहेड्स में जाएगा, ये भी नया पॉइंट था। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस तो ऑफिशियल खर्चा है, एडमिन ओवरहेड्स में जाएगा। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अगेन एडमिन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, भैया डिलीवरी वैन अपन ने खरीदी है, ठीक है, छोटा हाथी, उस डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। वेयर हाउसिंग चार्जेस की बात करूं तो वेयर हाउसिंग चार्जेस ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है सर। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग 30,000, स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग 24,000। अब सुनिए सर कुछ और खास पॉइंट। स्टोर ओवरहेड्स तुमको दिया है, स्टोर ओवरहेड्स आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जितना मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू है ना, मैं ये मानता हूं कि मेरे स्टोर के खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के, उसी का 10% है। तो ये भी एक तरह का फैक्ट्री ओवरहेड्स है, लेकिन ये निकल कैसे रहा है, मटेरियल कंज्यूम पे 10% मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर बोल रहा है इसके अलावा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो ऐसा तो आपने पहले भी देखा हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। आपका जितना भी आउटपुट निकला उसमें से 10% तो खराब निकला, रिजेक्टेड था। एंड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज वॉज रियलाइज ऑन द सेल ऑफ स्क्रैप, और स्क्रैप को बेच के 5,000 रुपए का सम जो है रियलाइज हुआ है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रोसेसिंग वाला, ये मटेरियल स्क्रैप नहीं है, प्रोसेसिंग वाला स्क्रैप है। 10% ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट का 10% जो है वो डिफेक्टिव प्राप्त हुआ था। एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। तो क्या समझे आप, 10% ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जितना फिनिश हो भी गया, देखो जितना भी तुम्हारा टारगेट था उसमें से 10% तो रिजेक्ट हो गया, अब जो 90% बना ना, उस 90% का भी 10% जो है वो डिफेक्टिव निकला है। पर डिफेक्टिव मतलब रिजेक्ट नहीं किया तुमने, द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड, उसको तुमने सुधारा और उसको सही बना दिया, पर सुधारने में भी खर्चे हुए। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन रेक्टिफिकेशन इज इनकर्ड विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। अरे भाई साहब ये क्या दे दिया सर, चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को लिख के करेंगे अपन लोग। टोटल आउटपुट वॉज 8,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द अबव पीरियड शोइंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, COP एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए सर नोटबुक निकालता हूं मैं, और नोटबुक में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सर कौन सा है ये क्वेश्चन, जुलाई 2021।
PYQ जुलाई 2024। ठीक है एवरीवन, चलो अब ध्यान देना स्टार्टिंग से। कुछ कुछ चीजें गिवन है, कुछ कुछ चीजें नहीं गिवन। मैं एक काम करता हूँ, पहले वर्किंग नोट्स पर काम करता हूँ। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स सर हमारा ये जो स्क्रैप एटसेट्रा, ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स को रेक्टिफाई करने का जो खर्चा एटसेट्रा निकालने में पहले अपन मेहनत कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, जिसका मेरा पर्पस है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, डिफेक्टिव यूनिट्स को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट। ठीक है सर, निकाल देते हैं, ध्यान देना पूरा का पूरा, ठीक है अच्छे से। तो एवरीवन यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं सबसे पहले आउटपुट, कि आपका टोटल आउटपुट निकला कितना। तो क्वेश्चन में दिया है सर टोटल आउटपुट निकला हमारा 8000 यूनिट्स का, 8000 यूनिट्स। अब उसमें से आपको बोल रहा है कि 10% ऑफ द आउटपुट वाज रिजेक्टेड। तो इसमें से मैं ये निकाल देता हूं कि रिजेक्टेड कितना है। तो रिजेक्टेड आउटपुट मेरा हो जाएगा 800 यूनिट्स। ठीक है, तो जब तुम रिजेक्ट को माइनस कर दोगे, जब तुम रिजेक्ट को माइनस कर दो तो तुमको मिल जाएगा 7200 यूनिट्स। ये 7200 तुम्हारा एक्चुअली फिनिश्ड आउटपुट है, जिसको तुमने रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा फाइनली सब कुछ गुड्स वाला अच्छा वाला नहीं है, इसके अंदर भी कुछ डिफेक्टिव निकला है। तो डिफेक्टिव को लेके उसने ये बोला कि 10% ऑफ द फिनिश्ड यूनिट्स वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये भी 10% है, किसका? 7200 का 10%। तो 720 यूनिट्स तुम्हारी और डिफेक्टिव निकली। तो नेट गुड यूनिट्स कितनी निकली हैं अभी डिफेक्टिव वाली को छोड़ के? या फिर नहीं भी लिखोगे तो इसका कोई सेंस है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम तो पूरा 7200 ही दिखाएंगे। बस अब ये 800 का स्क्रैप वैल्यू और ये 720 का कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये दो चीजें हमको निकालनी है। तो पहले मैं निकाल देता हूं स्क्रैप वैल्यू ऑफ 800 रिजेक्टेड यूनिट्स। तो जो रिजेक्टेड यूनिट्स थी वो एज ए स्क्रैप सेल हो गई हैं एट द रेट ऑफ हाउ मच? एट द रेट ऑफ 5000। अच्छा, कोई रेट नहीं है सर, वो 5000 रुपीज ही तुमको फ्लैट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन था, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, उसने खुद ही बता दिया था कि जितना रिजेक्टेड पोर्शन निकला है ना वो 5000 रुपए में बिकेगा। अब मैं निकालने वाला हूं कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो बेटा जी जो यूनिट्स हमारी डिफेक्टिव निकली हैं उन डिफेक्टिव यूनिट्स को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट क्या है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला इसको लेके। तो क्वेश्चन इसको लेके बोला है दैट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट वेजेस। इसका मतलब ये समझो सर कि जितनी भी वेजेस तुमको 8000 यूनिट्स बनाने में लगी, कितनी वेजेस लगी सर? सर 1,20,000 रुपीज की वेजेस मुझे लगी है 8000 यूनिट्स बनाने में। जो 8000 यूनिट्स को प्रोसेस करने में मुझे 1,20,000 रुपीज की वेजेस लगी। पहले इस बात को समझो, 1,20,000 की वेजेस टू प्रोसेस 8,000 कंप्लीट यूनिट्स, 8,000 टोटल यूनिट्स। ठीक है, नाउ ये तो 100% वेजेस थी, मुझे चाहिए इसकी 20% वेजेस। मतलब पूरा कंप्लीट काम करने में एक यूनिट में इतना रुपए लग जाता है, 1,20,000 अपॉन 8,000, मतलब 15 रुपए लग जाता है। तो सुधारने में पूरा 15 रुपए नहीं लगेगा, बोला है 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट वेजेस, 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट वेजेस। तो सर 1,20,000 अपॉन 8,000 इंटू 20% फॉर कितनी यूनिट डिफेक्टिव थी? 720। तो उन 720 यूनिट्स में कितना खर्चा लग जाएगा रेक्टिफिकेशन का? सर इट विल बी 2,160। ठीक है, तो थोड़ा सा सर अजीब पार्ट था ये, काफी टेक्निकल पार्ट था, लेकिन अब आपने समझ लिया होगा कि 1,20,000 इज द टोटल वेजेस फॉर प्रोसेसिंग 8,000 यूनिट्स,
नाउ इससे तो मुझे ये पता चल रहा है कि हर एक यूनिट को पूरा प्रोसेस करने में कितनी वेजेस लग रही है, 15 रुपए। लेकिन रेक्टिफाई करने में पूरा 15 रुपए नहीं लगेगा, सिर्फ उसका 20% लगेगा। तो 15 इंटू 20%। और कितनी यूनिट्स रेक्टिफाई कर रहे हो, 720। तो 720 यूनिट्स को रेक्टिफाई करने में कॉस्ट लगी है 2160। अच्छा सर, इसको प्रेजेंट कहां करेंगे, इसको शो कहां करेंगे, तो ये भी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही शो होगा। रेक्टिफिकेशन और डिफेक्टिव भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं सर, सीधे कॉस्ट शीट बनाते हैं और जो कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंगली निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 80,000। ठीक है, आप भी मेरे साथ लिख कर करिए, इंपॉर्टेंट होगा ये। परचेजेस आपको दिया हुआ है तो इसमें मैंने ले लिया परचेजेस। मैंने आपको बताया था परचेजेस को रिटर्न माइनस करके लेना। तो परचेज अगर 2 लाख रुपए का था तो उसमें आपका रिटर्न भी आया था सर, रिटर्न ऑन रॉ मटेरियल 40,000, वो माइनस कर देना। तो नेट परचेज कहला जाएगी 1,60,000 रुपीज की। उसमें मैं माइनस कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे कितना दिया है वो भी मैं देख लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां दिया है, कहां दिया है, कहां दिया है सर, लास्ट में दिया है 30,000 रुपीज। ये माइनस किया, इससे आपको मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। देख लेना कहीं पर कोई चीज छूट तो नहीं रही है सर। वो जब हम मटेरियल रिटर्न करते हैं तो उसका जो कैरेज का खर्चा आता है सर, वो तो छूट गया ना। नहीं बेटा, वो मैंने बताया, वो तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे। तो परचेज ले लिया, कैरेज इनवर्ड्स लिया क्या आपने, सर कैरेज इनवर्ड्स नहीं लिया, ये देखो बोला था ना मैं, कैरेज इनवर्ड्स हमारा छूट गया। तो यहां पर मैं काम करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से पहले ही कैरेज इनवर्ड्स भी ले लेता हूं। आप उसको परचेज में क्लब करके भी ले सकते हो और अलग से भी ऐसे दिखा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेज इनवर्ड समझते हो ना, जब तुमने परचेजिंग करी तो उसमें भाड़ा जो तुमको देना पड़ा, कैरेज इनवर्ड बस 20,000 रुपीज। और कोई आइटम, तो सर हमने इसको डन कर दिया है, इसको डन कर दिया है, ये रिटर्न को डन कर दिया है। यहाँ पर तो वेजेस एटसेट्रा है, इसको तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेके जाऊंगा। और जो भी मेरे स्क्रैप है उसमें मटेरियल वाला स्क्रैप कोई भी नहीं है, इसलिए मटेरियल वाले स्क्रैप की कोई चिंता नहीं है। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैं अब करता हूँ क्लोजिंग। और क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपने मेरे को कितना बताया था सर, क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमने आपको बताया था 30,000 रुपीज। चलिए सर, तो अब इस हिसाब से बताइए मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड अब कितना आएगा, तो 80,000, 1,60,000, 20,000 माइनस 30,000, 2,30,000 इज द मटेरियल कंज्यूम्ड। 80, 160, 20 माइनस 30, 2,30,000 आया हमारा मटेरियल कंज्यूम। अब ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया दोस्त, इसमें मुझे क्या जोड़ना है, इसमें मुझे जोड़ना है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस तो हमको सीधे सीधे दिया हुआ है 1,20,000 रुपीज। तो 1,20,000 रुपीज में डायरेक्ट वेजेस ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा, एक नहीं, दो दो तीन तीन आइटम है, तो सर नीचे आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंस पहला, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। तो स्पेशल ड्राइंग की कॉस्ट 30,000, वो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में ले ली। उसके बाद हायर चार्जेस फॉर प्लांट, किराए पे अगर मैं कोई प्लांट लेके आया हूं तो वो 24,000। ठीक है, उसके बाद कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या हमारे पास, कोई रॉयल्टी एटसेट्रा कुछ दिया है, नहीं सर। आगे की जितनी भी चीजें वो एडमिन ओवरहेड्स एटसेट्रा रिलेटेड है। तो यहां पर मैंने इसको निकाल के कर दिया सर प्राइम कॉस्ट। चलो भाई, मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस जोड़ के एक्सपेंसेस जोड़ के प्राइम कॉस्ट बता दो। 230 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 गिव्स यू 4,04,000 रुपीज एज द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग सर फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं स्टोर्स ओवरहेड, मतलब स्टोर्स के खर्चे। तो दिया हुआ था तुमको कि सर स्टोर्स ओवरहेड्स आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना निकाला आपने मटेरियल कंज्यूम, 2,30,000। तो 2,30,000 का 10% 23,000, तो तुम्हारा यही हो गया सर स्टोर्स ओवरहेड। उसके बाद कौन सा सर, नॉर्मली अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स तुम्हारा हो जाएगा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट।
तो 4,04,000 का भी 20% में कर देता हूं, इट इज कमिंग टू 80,800। उसके बाद सर और भी चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि कैरेज ऑन रिटर्न। तो कैरेज ऑन रिटर्न की वैल्यू है 6,000 रुपीज। उसके बाद एक और चीज है सर, जो यूनिट्स आपकी रेक्टिफाई हुई थी उसको रेक्टिफिकेशन करने की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, वो हमने वर्किंग नोट से निकाला था 2,160 रुपीज। क्या इसके अलावा कुछ बच रहा है सर? कैरेज ऑन रिटर्न डन हो गया, बाकी ये दो डेप्रिसिएशन, सैलरी, ऑफिस 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 वेयर हाउसिंग, ये भी नहीं आएगा। स्टोर, फैक्ट्री ओवरहेड, स्क्रैप वैल्यू आगे लेंगे, ये हमने ले लिया है सर डिफेक्टिव कॉस्ट। तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा। गाना कौन सा बज रहा, सुनाई दे रहा? इसको कर देता हूं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। So 4,04,000, 23,000, 80,800, 6,000 and 2,160. It gives me 515,960 as the ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एक बार यहां तक चेक कर लेते ताकि आगे जाके अपन को कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा ना सुधारना पड़े। तो 515,960 हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है। यहां तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अपन ने एकदम बराबर किया है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में मैं जोड़ूंगा ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP मुझे दिया हुआ है 50,000 रुपीज, और उसमें मैं माइनस कर दूंगा क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP मुझे दिया हुआ है 24,000 रुपीज, उसको अपन ने लेस कर दिया। बताइए भाई साहब। तो 515,960 प्लस 50,000 माइनस 24,000 गिव्स मी 541,960। 541,960 ये हो गया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या ओनली फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। सो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP लेस, गिव्स मी फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आया है, अब हमको ये देखना है कि क्या कोई हमारे पास BCOP वाला आइटम है। जैसे ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, सेलिंग ओवरहेड, लीगल चार्जेस, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस स्टाफ ऑफिस ओवरहेड, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस ऑफिस ओवरहेड, डिलीवरी वैन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेयर हाउसिंग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कोई भी ऐसा आइटम नहीं दिया सर जो मेरे पास BCOP वाला हो, तो इसी को मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल देता हूं। अब देखता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG दिया है सर। यहां हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG की बात करें तो उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि आपने कितनी यूनिट बेची है, कितनी यूनिट नहीं बेची। अब जब कुछ देगा ही नहीं डेटा उसके बारे में, तो COGS अलग से कैसे निकालूंगा? तो COGS भी यही हो गया। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट भी वही, COP भी वही और COGS भी वही, क्योंकि हमको सर प्रोड्यूस्ड यूनिट्स का डेटा, कंज्यूम्ड यूनिट्स का डेटा एटसेट्रा नहीं दिया हुआ है। जो भी आउटपुट दिया था कि भाई 7,200 यूनिट्स बनी, अब वो बिकी कि नहीं बिकी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक आइटम जरूर हमको सर लेना है। चलो मुझे अच्छा हुआ याद आ गया सर, सेल ऑफ स्क्रैप हमारा लेना बाकी था ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट में मैं माइनस कर देता हूँ, माय बैड यार, ये मैं मिस कर गया। उन 5 आइटम में से प्राइमरी पैकिंग नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सर स्क्रैप वैल्यू तो है 5,000 रुपए की। तो यहां पर मैं माइनस कर देता हूं स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। तो रिजेक्टेड यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ रही है कितनी? रिजेक्टेड यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू आ रही है 5,000 रुपीज। ये माइनस जरूर होगी सर यहाँ पर। सो दिस विल गिव अस द COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जैसा कि मैंने बोला, कोई क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा का कोई डेटा नहीं है, तो इसी को COGS भी मान लेंगे। माइनस 5,000 किया मैंने, तो 536,960। ठीक है। अब ऑफिस के और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के एटसेट्रा के खर्चे जोड़ेंगे, तो 536,960 तक अपन बिल्कुल सही है। ओपनिंग क्लोजिंग FG कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, उसी को मैंने COGS मान लिया। अब मैं यहां पर ले रहा हूं एडमिन ओवरहेड्स। अब देखो एडमिन ओवरहेड्स में क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया एडमिन ओवरहेड्स, आपको उसके अलग अलग कंपोनेंट दिए हैं। तो सबसे पहले लीगल चार्जेस ले लेते हैं। तो लीगल है हमारे 2,500 रुपीज के खर्चे, इसको मैं टिक कर देता हूं। ऑफिस स्टाफ की सैलरी, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, तो वो चला जाएगा 25 के।
उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस चला जाएगा तुम्हारा 2000 रुपीज का खर्चा महीने भर का। डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन ये नहीं आएगा, वेयर हाउसिंग ये भी नहीं आएगा। तो यहां पर हो गया सर मेरा एडमिन ओवरहेड खत्म। अब मैं चलता हूं सेलिंग ओवरहेड में। सेलिंग ओवरहेड में सर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में जो हमने प्रमोशन एक्टिविटीज करी हैं उसका 8000 आ जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वाला। और इसके अलावा तो बाकी जो दो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर अगर मैं बात करूं सर, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन और वेयर हाउसिंग के खर्चे, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या गए। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन 6000 और वेयर हाउसिंग के खर्चे 1500। इस तरीके से हमारा कॉस्ट शीट बन जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाना चाहिए। चेक कर लेना कुछ मिसिंग तो नहीं है। अभी ये ले लिया, ये ले लिया, ये सारे ले लिए, ये सब कुछ ले लिया, ऊपर के भी सारे आइटम ले लिए, बस सर इट शुड बी डन नाउ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आना चाहिए कितना, 536,960 प्लस 2500, 25,000, 2,000, 8,000, 6,000 एंड 1,500, 581,960। अब देखो भाई इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवा दिया आपके लिए रेडी। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहती है पीवाईक्यू आरटीपी पढ़ते समय। जहां पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन आता है उसको हम पूरा पूरा करते हैं, जहां नहीं आता उसको सर हम लोग आपने देख लिया किस तरीके से डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर मैं डन कर देता हूं जुलाई 21, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन टिल नाउ फ्रॉम द कॉस्ट शीट चैप्टर। ठीक है, अब मैं पानी पी लेता हूं और फिर हम लोग चलेंगे सर दिसंबर 21 के क्वेश्चन में। ये रहा दिसंबर 21 का हमारा सवाल। हियर इट इज। क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है तुमसे कि जी लिमिटेड ना लेदर के बैग्स बनाते हैं। अच्छा, लेदर के बैग्स बनाते हैं इस ऑफिस और स्कूल पर्पस के लिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 21। लेदर शीट लगती है उसके लिए और कॉटन लगता है, कॉटन के कपड़े, ये उसके मेन मटेरियल है, मेन इनपुट। और आपसे ये बोल रहा है कि एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग, एक बैग बनाने में कितना लेदर शीट और कितना कॉटन क्लॉथ लग रहा है। तो बोला देखो सर 2 मीटर हमारा लेदर का शीट लग जाता है और 1 मीटर का कॉटन क्लॉथ लग जाता है। मतलब एक बैग बना तो 1 मीटर कॉटन क्लॉथ और 2 मीटर लेदर शीट। अब आपसे बोल रहा है कि 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट्स एंड 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ आर परचेज्ड एट दिस प्राइस, एट दिस अमाउंट। फ्रेट पेड ऑन परचेजेस भी आपको गिवन है, तो परचेजेस की वैल्यू गिवन है, उसके साथ साथ आपको फ्रेट भी गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग अभी कुछ दिया नहीं, हो सकता आगे जाके हमको दे दे। स्टिचिंग एंड फिनिशिंग, भाई इस इंडस्ट्री में स्टिचिंग और फिनिशिंग ही तो वेजेस कहलाएगी ना। तो स्टिचिंग और फिनिशिंग में 2000 घंटे लगते हैं और हम हर एक वर्कर को 1 घंटे काम करने का 80 रुपीज देते हैं, तो इससे डायरेक्ट वेजेस निकल जाएगी। नाउ अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो तुम्हारी है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज ₹10 पर लेबर आवर। तो जितने भी घंटे काम होगा इंटू 10 रुपीज अन्य डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। आगे दिया हुआ सर जी लिमिटेड के पास 4 मशीन्स हैं जिनकी टोटल कॉस्ट इतनी है, जिनकी स्क्रैप वैल्यू 10% और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसएलएम मेथड से 10 साल के लिए। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ आर 45,000 एंड 72,000। तो एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मंथली दिया हुआ है और यहां पर जो सारा डेटा है ना सितंबर का है, मतलब मंथली डेटा है भाई। तो डेप्रिसिएशन भी 1 महीने का यूज करेंगे अपन। ठीक है सर, एडमिन एंड सेल्स ऑफिस, अब देखो जी लिमिटेड जो है ना 1,20,000 रुपए का रेंट देता है फॉर 2400 फीट स्क्वायर ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस। तो पूरी हमारी फैक्ट्री प्रीमाइस है ना वो 2400 स्क्वायर फीट की है, जिसके लिए इतने रुपए का रेंट देना पड़ता है। लेकिन उसी प्रीमाइज में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स ऑफिस भी रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले को हमने इतना स्क्वायर फीट की जगह दी है और सेल्स वाले को इतने स्क्वायर फीट की जगह दी है। तो ये टोटल रेंट में से थोड़ा सा रेंट एडमिन को भी बटेगा, थोड़ा सा रेंट सेल को भी बटेगा और फिर बचा हुआ फैक्ट्री को आएगा। ये स्पेशल पॉइंट नजर आया, अच्छा लगा पॉइंट। नेक्स्ट, फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ स्क्रैप
कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन आर सोल्ड एट 150। अब क्या कटिंग्स ऑफ लेदर एंड कॉटन लिखा था ना, तो बच्चे कंफ्यूज होकर ये समझ लेते हैं कि स्क्रैप ऑफ मटेरियल है। लेकिन मेरे भाई, हम स्क्रैप ऑफ मटेरियल तब बोलते जब वो स्टोर में रखे रखे स्क्रैप निकल जाता। ये जो कटिंग्स निकलती है ना, ये तो जब वर्कर उसको सिलने का काम करता है तो एक्स्ट्रा कटिंग्स निकलती है। तो ये तो जब तुम मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हो तब निकला हुआ है। क्या समझे मेरी बात को? मटेरियल का स्क्रैप वो कहलाता है जब वो अभी तक गया ही नहीं है वर्कशॉप में। पर ये बताइए मुझे, लेदर की कटिंग और कॉटन की जो कटिंग निकलती है, जो थोड़ी बहुत कटिंग्स नहीं निकलती सिलने के बाद, ये तो वर्कशॉप में निकलेगी ना, स्टोर में थोड़ी निकल जाएगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब सुनो। देर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इनपुट मटेरियल। क्या मतलब निकला इसका? कि जितना परचेज किया उतना ही कंज्यूम किया। फिर से, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है मटेरियल का, मतलब जितना परचेज किया उतना ही कंज्यूम करा। एंड देयर इज अ फिनिश्ड स्टॉक ऑफ 100 बैग्स इन अ मंथ। और जितने भी हम बैग्स बनाएंगे उसमें से 100 बैग बच जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमको दिया नहीं है फिनिश गुड्स का, कितने बैग हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है, लेकिन प्रोड्यूस कितना करेंगे ये तो दिया ही नहीं है। और फिर बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाओ पूरी। अब प्रोड्यूस कैसे करेंगे पता? ये तुम यहां से निकाल सकते हो। अगर अगर 2 मीटर लेदर से एक बैग बनता है और तुमने 2000 मीटर लेदर शीट्स परचेज भी करी और कंज्यूम भी करी, इसका मतलब 1000 बैग्स तुम्हारे बने होंगे। समझ गए मेरी बात को? तो चलो सर, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी मैं लेता हूं। PYQ दिसंबर 21। उतना टफ तो नहीं है, पर कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, तो वो अच्छी अच्छी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो देखिए सर, PYQ दिसंबर 21, सबसे पहले मैं यहां निकाल देता हूं कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कितने बैग हमारे बने हैं। तो देखो भाई, as there is no inventory of material, it means material purchased equals to material consumed। जितना मटेरियल आपने परचेज किया उतना ही मटेरियल आपने कंज्यूम किया, सीधी बात है सर। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि 2000 मीटर्स लेदर शीट मुझे लगी है और एक बैग बनाने में 2 मीटर लगता है, 2 मीटर इज रिक्वायर्ड पर बैग, तो कितने बैग बने होंगे? कॉमन सेंस वाली बात है। 2000 मीटर लेदर शीट लगी है और एक बैग बनाने में 2 मीटर लगता है, मतलब 1000 बैग्स बने होंगे। हर बैग में 2 मीटर लगा होगा, तभी तो 2000 मीटर बना होगा एवरीवन। So calculation of finished goods units produced 2000 मीटर अपॉन 2 मीटर विच गिव्स यू 1000 बैग्स। तो ये कंप्लीट हो गया सर, 1000 बैग वाली बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, और कोई सा स्पेशल आइटम जो क्वेश्चन में हमको, सर देखो मटेरियल कॉस्ट तो हम सीधे ले लेंगे, 3,20,000, 15,000 और 8500, ये तीन फिगर्स हम ले लेंगे मटेरियल कंज्यूम निकालते समय। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। 2000 रुपीज इंटू 80 अगर ये कर दूंगा मैं, तो मुझे वेजेस मिल जाएगा 1,60,000 रुपीज का, डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा। उसके बाद अदर डायरेक्ट कॉस्ट, तो अगर मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है तो वो हो जाएगा सर 2000 घंटे इंटू 10, मतलब 20,000 रुपीज। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन निकालो मेरे साथ। सर 22 लाख रुपीज की मशीन्स हैं, 22 लाख, उसमें से 10% स्क्रैप वैल्यू है, तो उस 22 लाख का 90% इतना डेप्रिशिएबल वैल्यू कहलाया। 22 लाख की मशीन है, उसमें से 10% तो स्क्रैप वैल्यू रहेगी, तो उसका जो 90% है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू कहलाया, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो ईयरली डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। फिर उसको डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर दोगे तो मंथली डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। सो 22 लाख इंटू 90% डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो एक साल का 1,98,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 16,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा है तुम्हारा पर मंथ। क्या 16,500 पर मंथ वाली बात सभी को समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट, मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ्स आर 45,000, 72,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, और जी लिमिटेड पे कर रहा है इतना रेंट। अब रेंट वाला चीज निकाल देते हैं। देखो भाई, टोटल 2400 स्क्वायर फीट की प्रीमाइज है,
उसमें से तुम 240 स्क्वायर फीट दे रहे हो ऑफिस को, 200 स्क्वायर फीट तुम दे रहे हो सेल्स वालों को, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि नेट कितना एरिया बच गया फैक्ट्री के लिए? 2400 माइनस 240 माइनस 200, सर 1960 स्क्वायर फीट मेरा बच गया फैक्ट्री के लिए। अब तुम क्या करोगे, ये जो 1,20,000 रुपीज का रेंट है ना, ये तीनों में बांट दोगे। बहुत सिंपल तरीके से बांट सकते हो, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2400 स्क्वायर फीट इंटू 240 स्क्वायर फीट, तो 12,000 रुपए का ऑफिस का हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 240 इंटू 200, मतलब 10,000 रुपीज हो जाएगा शोरूम का तुम्हारा रेंट, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1960, रिमेनिंग फैक्ट्री का रेंट कहला जाएगा 98,000 रुपीज पर मंथ। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी, बता दिया मैंने तुमको। ये तुम्हारा चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, ये स्क्रैप वैल्यू तुम्हारी चली जाएगी बीसीओपी में, ठीक है। तो 35 kg इंटू 150, तो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 5,250 रुपीज, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक जो है तुम सीओपी के थ्रू निकाल सकते हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब हम लोग। यही सारी चीजें हमने निकाली थी, डायरेक्ट मेटल कंज्यूम, कॉटन क्लॉथ, लेदर शीट और फ्रेट, ये आ गया कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, ठीक है सर। इसमें हमने वेजेस जोड़ी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है सर। 16,500 यही आया था हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी डेप्रिसिएशन 16,500 पर मंथ, 16,500 पर मंथ। फिर फैक्ट्री का कितना रेंट आया था 98,000, अभी वो रेशियो में बांट के निकाला था, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उसमें कटिंग्स वैल्यू माइनस कर दी बीसीओपी आइटम, तो सीओपी आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कुछ भी नहीं है। और अब समझो, क्योंकि मैंने टोटल कितने बैग्स बनाए हैं, क्योंकि मैंने टोटल 1,000 बैग्स बनाए हैं और उसमें से 100 बैग्स क्लोजिंग में रखे हुए हैं, तो अगर 1,000 बैग की कॉस्ट इतनी है तो 100 बैग्स की कॉस्ट कितनी होगी, अपॉन 1,000 इंटू 100, तो एक जीरो हटा दिया, 63,275, ये आ गया सीओजीएस फॉर 900 बैग्स, ठीक है। फिर एडमिन का सैलरी तो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन ये हमने निकाला था कि कितना रेंट अपोर्शन होगा एडमिन को, और ये वाला रेंट भी हमने निकाला था सेल्स ऑफिस स्टाफ को 10,000 रुपए का, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके साथ ये वाली क्वेश्चन भी रेडी है। कैसा लगा आपको सवाल? यू एंजॉयड द क्वेश्चन? जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सर उसके वर्किंग नोट्स एटसेट्रा, उसके जो भी कैलकुलेशन है वो अपन ने कर लिए। तो दिसंबर 21 हो गया तुम्हारा डन। अब आता है मई 2022। मई 2022 में मैंने क्या लिखा है, इट इज अ इजी क्वेश्चन सिमिलर टू मॉड्यूल क्वेश्चन। अच्छा, तो मई 22 देखो तुम मेरे साथ क्या लिखा हुआ है मई 22 में। ओपनिंग स्टॉक तुमको दिया है, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल बीसीओपी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन बीसीओपी, पॉल्यूशन कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग, प्राइमरी पैकिंग बीसीओपी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीसीओपी, पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड्स। 200 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था जिसकी कॉस्ट थी 28,000, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एंटायर ओपनिंग स्टॉक हैज बीन सोल्ड, प्रोडक्शन इज 3,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 400 यूनिट्स। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी नया नहीं है सर, सबके क्लासिफिकेशन सिंपल है, कोई चीज अलग से कैलकुलेट करनी नहीं है, यूनिट्स का डेटा वैसा ही है जैसा मई 18 वाले क्वेश्चन में था, और बाकी सब कुछ तो तुमको डायरेक्टली दिया हुआ है। बस पॉल्यूशन कंट्रोल वाली चीज में भूलना मत, क्वालिटी कंट्रोल अलग चीज होती है और पॉल्यूशन कंट्रोल अलग चीज होती है। क्वालिटी कंट्रोल बीसीओपी में जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है, लीज रेंट भी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। ये क्लासिफिकेशंस तुमको याद रखने। वो अर्नव वाला जो बड़ा क्वेश्चन अपन ने किया ना, उसी के तो पॉइंट्स हैं ये। मैंने बोला था ना कि उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उस बड़े क्वेश्चन में से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के क्वेश्चन में देगा, ये उसका एग्जाम्पल में 22। तो इसमें मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करता, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप खुद से इसको ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 2022 का क्वेश्चन देखिए सर, मैंने लिखा है कि जो आपने सुपर पेन वाला क्वेश्चन किया था ना उसके जैसा है, आप खुद देख लो, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देख लो क्या आपको लग रहा है कि उसके जैसा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं सर। दिया है कि PNME लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं दो तरीके के मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, क्लॉथ वाले मास्क। टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इतने रुपए का लगा है, और फिर आपको बता रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लॉथ इज डबल द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल मास्क।
डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर डिस्पोजेबल मास्क 60%। सर सिर्फ नॉर्मल पेन सुपर पेन की जगह मास्क डाल दिया, बाकी लगभग चीजें बिल्कुल सेम दिख रही हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड भी दोनों में सेम है। एडमिन ओवरहेड 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसका मतलब एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। ये देखो कितने क्लॉथ मास्क तुमने बेचे और कितने क्लॉथ मास्क तुमने बनाए और कितने डिस्पोजेबल मास्क तुमने बनाए, बिल्कुल सेम टू सेम वर्किंग है। तुम दोनों की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, तुम उसकी वेजेस पर यूनिट निकालोगे, ओवरहेड्स पर यूनिट निकालोगे, उसके बाद यहाँ लोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये डायरेक्ट मटेरियल वेजेस, प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, फिर एडमिन ओवरहेड्स तुम्हारा इसी का 50% है, इसलिए तुमने इसको बीसीओपी मान लिया। क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सेलिंग कॉस्ट ऐड करके। डज इट मेक एनी सेंस टू डू द सिमिलर क्वेश्चन? अपन ने पूरा लिख कर किया सुपर पेन नॉर्मल पेन वाला, सवाल ही नहीं उठता सर। मे 23 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉस्ट शीट अलॉन्ग विद द गिवन हेड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बेटा मे 22 का जो क्वेश्चन अपन ने देखा ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मे 23 में भी पेपर में आया था। मैंने मे 23 का डाला है कि नहीं डाला वो देख लेता हूँ, नहीं डाला है, कोई नहीं, तो तुम देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं आएगी। जैसा नवंबर 22 का अभी अपन ने क्वेश्चन देखा ना, नवंबर 22 नहीं, मे 22 का, जिसमें कि तुमको कॉस्ट शीट भी निकालनी थी, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी निकालना था, और सारी चीजें नॉर्मल वे में दी हुई थी, और साथ में यूनिट्स का डेटा दिया हुआ था। वही सेम पैटर्न तुम्हारा मे 23 में भी लगने वाला है। तो उसका मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना रह गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि इट इज द वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्ट शीट। नाउ नवंबर 23 का क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, टफ नहीं है, लेकिन लेटेस्ट पीवाईक्यू है, उसका सजेस्टेड आंसर भी कहीं नहीं है, तो तुमको देखने को नहीं मिलेगा, तो तुम सॉल्यूशन कहां से चेक करोगे? सजेस्टेड आंसर आने में तो टाइम लग जाता है आईसीआई का। तो एक काम करते हैं सर, हम लोग ना पीवाईक्यू नवंबर 23 जो है अभी अपन लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट बी एक्स ई। ओके, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स गिवन है, मटेरियल का भी, डब्ल्यूआईपी का भी और एफजी का भी। परचेजिंग गिवन है, फ्रेट इनवर्ड्स भी गिवन है, लेना मत भूलना परचेजिंग में। वेजेस क्लियरली गिवन है, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, स्पेशल ड्राइंग डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट तुम्हारा लेस होगा मटेरियल में से, जो परचेजेस होता है ना वहां से। ट्रेड डिस्काउंट किस में मिलता है? मटेरियल परचेज करने में। इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल ये ऐड हो जाएगा, जैसे फ्रेट जुड़ जाता है वैसे इंश्योरेंस भी जुड़ जाता है। रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग का रेंट है 7 लाख रुपीज, पर उसमें से 1/5 एरिया जो है वो ऑफिस के लिए तुमने दिया है, तो इस 7 लाख का 1/5 चला जाएगा ऑफिस में और रिमेनिंग 4/5 आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अभी तो देखा था अपन ने क्वेश्चन कि कैसे हम अपने रेंट को बराबर लॉजिक से बांट रहे हैं सभी जो। फिर आता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। डिलीवरी व्हीकल डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चला जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर एंड इनडायरेक्ट वेजेस अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ये चला जाएगा बीसीओपी में। प्राइमरी पैकिंग ये चला जाएगा बीसीओपी में। एडमिन ओवरहेड जनरल वाले ये गिवन है तुमको, बोल रहा है एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ बिल्डिंग, तो वो अलग ऐड करना, ये तो है ही, रेंट और जोड़ना उसमें। मार्केटिंग स्टाफ, सेलिंग ओवरहेड्स। पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंडरी पैकिंग, क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हैं तीनों। फिर सम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड बाय इनकरिंग द एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो चलो भाई, जुलाई 21 की तरह निकालना नहीं है, निकाल के ऑलरेडी दे दिया है, तो ये कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अमाउंट ऑफ 12600 इज रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड, बीसीओपी। तो बिल्कुल सर बढ़िया सवाल है, कॉस्ट शीट बनाने का है, बहुत सारे आइटम दिए हैं, अच्छे आइटम दिए हैं, ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लीजिए सर, मैं अब करवाने जा रहा हूं आप लोगों को PYQ नवंबर 2023 द लेटेस्ट पेपर क्वेश्चन विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं सबसे पहले ले लेता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो हमको दिया है 27 लाख, उसमें ऐड कर देता हूं परचेजेस। भूलना मत, परचेजेस के साथ बहुत सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास। तो 2,48,00,000 रुपीज का तो परचेजेस हो गया, उसमें फ्रेट जोड़ूंगा तो फ्रेट इनवर्ड हो जाएगा 7,50,000 का। टिक करते चलता हूं ताकि कुछ छूटे ना। तो ये हो गया, ये हो गया मटेरियल परचेज, ये हो गया फ्रेट इनवर्ड्स।
फिर सर हमको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो ट्रेड डिस्काउंट को मैं माइनस कर देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 4,50,000 का, परचेजेस में से माइनस हो गया। इंश्योरेंस, मटेरियल को खरीदते समय प्रोक्योरमेंट के समय जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा 15,000 रुपीज का। उसके बाद रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, कंज्यूमेबल, प्राइमरी पैकिंग। तो मेरे हिसाब से सर मटेरियल वाला पार्ट अब हम लोग खत्म कर चुके हैं, कोई भी स्क्रैप ऑफ मटेरियल भी हमको नहीं दिया, तो अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लेना चाहिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका आ जाएगा 32,60,000। तो सर इतनी मेहनत करके तो अभी हमने सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला है, कितना होगा मटेरियल कंज्यूम देख लीजिए। सर 27 लाख प्लस 2,48,00,000 प्लस 7,50,000 माइनस 4,50,000 माइनस 15,000 माइनस 32,60,000 विच इज 2,45,25,000, 2,45,25,000 के करके क्वेश्चन करते तो भी चल जाता। तो मटेरियल कंज्यूम्ड डन, नथिंग इज लेफ्ट रिगार्डिंग द मटेरियल कॉस्ट, यस सर कंप्लीटली फाइन। अब मैं आता हूं वेजेस के अंदर, डू वी हैव डायरेक्ट वेजेस गिवन, यस सर डायरेक्ट वेजेस इज गिवन अप टू 42 लाख रुपीज। डू वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन, यस वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या क्या नाम से, ऊपर तो नहीं है कोई भी, नहीं सर वहां तो इन्वेंट्रीज दी हुई है। पावर एंड फ्यूल हमको दिया है, पावर एंड फ्यूल, तो पावर एंड फ्यूल में ले लेता हूं 18,75,000 रुपीज। पावर एंड फ्यूल के बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, तो स्पेशल ड्राइंग की कॉस्ट में ले लेता हूं 3,60,000। तो पावर एंड फ्यूल डन, स्पेशल ड्राइंग डन, एनी अदर थिंग विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल जी नहीं, रॉयल्टी वॉयल्टी तो दिया नहीं है ना, और भी कोई आइटम सर मुझे नहीं नजर आ रहा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आना चाहिए। तो नाउ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड नाउ वी हैव द प्राइम कॉस्ट विथ अस। चलिए निकालिए प्राइम कॉस्ट, 42 लाख और जोड़ा, 18,75,000 और जोड़ा एंड 3,60,000 और जोड़ा, तो 30 लाख नहीं 3,96,9,60,000, 309,60,000 ये क्या है सर, दिस इज प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में मैं अब जोड़ने वाला हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ध्यान दीजिएगा उसके भी मल्टीपल आइटम्स है हमारे पास। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, नहीं सर कोई भी आइटम नहीं है, डायरेक्ट वेजेस तो हमारा डन था। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग में आता हूं सबसे पहले, रेंट, तो रेंट हो जाएगा मेरा 7 लाख का 4/5, 7 लाख इंटू 4/5, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट हो जाएगा। 7 लाख इंटू 4/5 मतलब 5,60,000 रुपीज। रेंट के बाद मुझे मिलता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्कुल सर यहां आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी का डेप है 6,25,000 रुपीज, इसको भी मैं यहां कर देता हूँ टिक। फिर आता है कंज्यूमेबल्स, बिल्कुल सर वो भी आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, कंज्यूमेबल्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस मिला के हो गए 15,20,000 रुपये, 15-20 के। क्यूसी तुम्हारा बीसीओपी में जाएगा, प्राइमरी पैकिंग बीसीओपी में, जनरल एडमिन में जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा अलग से कोई सर ये छूट जाता ना, इसलिए नीचे तक देख लिया सर। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, तो ये एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा कितने रुपए का आ रहा है, इट इज कमिंग फॉर 33,600 रुपीज। लास्ट में स्क्रैप वैल्यू है जो कि बीसीओपी में जाएगी, तो ये मेरा मिल चुका है सर। अच्छा क्वेश्चन आया था सर, बड़ा मतलब लेंदी तो बोल सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स गिव मी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये भी निकाल दीजिए कितना हो जाएगा सर, 3960 प्लस 560 प्लस 6250 नहीं 625 प्लस 1520 प्लस 33.6 gives me 33698600,
33698600, तो 33,600 ले लिया था ना आपने, 33698600, ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें मैं ऐड करूंगा ओपनिंग विप, विप मतलब WIP लेस क्लोजिंग विप, विप मतलब WIP। तो ये भी हमको दिया हुआ है सर, ओपनिंग WIP इज गिवन एज 10,60,000 रुपीज, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये इट इज गिवन एज 11,80,000। तो दिस विल गिव अस द ओनली फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्लस 1060K minus 1180K gives me 335,78600, 335,78600, 335,78600, ये हो गया क्या सर हमारा, ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सर, 335,78600 दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम सर BCOP वाले आइटम लेंगे, वो भी काफी सारे आइटम हमारे पास दिए हैं। तो उसमें ये तो हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये कंज्यूमेबल भी हो गया। क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट ले लेता हूँ, QC की कॉस्ट है 9 लाख रुपीस। QC के बाद सर प्राइमरी पैकिंग वो भी आएगा बिल्कुल, तो प्राइमरी पैकिंग को भी ले लेता हूँ मैं, दैट इज ऑल्सो BCOP 12,90,000 रुपए। ठीक है, जनरल एडमिन नहीं लूंगा, पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लूंगा, स्क्रैप वैल्यू जरूर माइनस करूंगा, तो लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ 120,600, तो 9 लाख जोड़ा, 12,90,000 जोड़ा, माइनस किया 1,20,600, 3,5,6,4,8,000, ये आना चाहिए मेरा COP। अगर मैं कुछ और मिस नहीं किया हूं तो WIP हो गया, ओपनिंग FG बस छूटा है यहाँ पर, अभी उसको यूज करेंगे हम लोग, बाकी डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन छूटा वो बाद में आना है, BCOP के दोनों आइटम लिए, जनरल एडमिन बाद में आना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाद में आना है। ठीक है सर, एवरीथिंग इज टेकन, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड कर देंगे सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, जो कि हमको गिवन है कितना, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ, और इसमें हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, which gives me what, the figure of 28,38,000, इसको लेस किया, तो अब हमें मिल जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस 25 लाख माइनस 28,38,000 गिव्स मी 35,31 नहीं, 3,53,10,000, 353,10,000, 353,10,000, यह है क्या सर, यह है COGS। अब ये COGS जो आपको मिल चुका है, COGS में आप जोड़ोगे क्या सर, एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स में अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर, एक एडमिन ओवरहेड्स तो दिया हुआ है जनरल 17,50,000, 17,50,000, लेकिन सर हमको एक रेंट लेना भी बाकी है फैक्ट्री का। सर रेंट फैक्ट्री का क्यों, फैक्ट्री का नहीं मतलब अपॉर्चनमेंट लेना है, तो जो रेंट आपको दिया था 7 लाख रुपीज, उस रेंट का 1/5 ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये नहीं भूलना अपन को, 1,40,000 रुपीज। तो ये हो गया एडमिन ओवरहेड आपका कंप्लीटली डन। इसके अलावा और कोई ऑफिस का खर्चा मुझे नजर आ रहा है क्या, ये जनरल एडमिन तो हो गया, बाकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर भी है, नहीं सर लीगल खर्चा या ऐसा कुछ, नथिंग एल्स सर, नथिंग एल्स, नथिंग इज गिवन नाउ। अब मैं ले लेता हूं यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो शुरू से अगर हम देखें जाएं तो पहले पेज में कुछ भी नहीं, दूसरे पेज में हमको मिलता है सर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, तो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ 1,20,000, ये इसमें ऐड होगा बिल्कुल, इसको कर देते हैं डन।
उसके बाद सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, सैलरी टू मार्केटिंग स्टाफ, तो मार्केटिंग वालों की सैलरी होगी 9,60,000, ये भी डन। पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग की कॉस्ट हो गई 1,84,000, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं डन। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? आई डोंट थिंक सो, डन सर। इसके साथ हमको अब मिल चुका है हमारा फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स 35,310,000 प्लस 1,750,000 प्लस 140K प्लस 120K प्लस 960K प्लस 184K gives me 38,464,000। ये सर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आना चाहिए इस कॉस्ट शीट का। तो प्राइम कॉस्ट निकाला है हमने, फैक्ट्री कॉस्ट निकाला है, सीओपी निकाला है, सीओजीएस निकाला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला है। सर प्रॉफिट नहीं निकलेगा, पूछा भी नहीं और निकल भी नहीं पाएगा क्योंकि सेल्स नहीं गिवन है ना। सेल्स गिवन होगा तब ना प्रॉफिट निकलेगा। तो इसके साथ आपने क्या खत्म कर लिया मेरा नवंबर 23 का सवाल अपना खत्म हुआ, ठीक है। इसके साथ सर हम मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस मूव ऑन टू द आरटीपी थिंग। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा जी आरटीपी में, ठीक है। ये आरटीपी में भी हम रिवर्स में चलते हैं सर। सबसे पहले आरटीपी मई 18, मैंने यहां नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। क्यों सर? मई 18 में एज इट इज स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन आ गया होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, तो उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। आरटीपी नवंबर 18 में लिखा हुआ है कि इट इज सेम एज आरटीपी मई 20 क्वेश्चन। तो या तो हम मई 20 करेंगे या तो नवंबर 18 करेंगे, जो भी हमने वहां पर लिया होगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूं मैं कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, मई 18 दिया है या नवंबर 18 दिया है। तो सर यहाँ तो मई 2020 दिया हुआ है, मई 2020। तो चलो हम मई 20 करेंगे तो नवंबर 18 भी कवर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर नहीं है, सेम है, सेम। जो मई 20 का क्वेश्चन है वही नवंबर 18 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नवंबर 18 जब मई 20 करेंगे तो हो जाएगा। मई 19 की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम एज पीवाईक्यू मई 18। अब मैं अगर पीवाईक्यू करके आया हुआ हूं, मतलब आई हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन, खत्म। जब ऑलरेडी पढ़ लिया, वो सेम क्वेश्चन क्यों करेंगे हम लोग? सर नवंबर 19 में जो क्वेश्चन आया है दैट इज सेम एज दिसंबर 21 एग्जाम क्वेश्चन। सर खत्म करो ना, फिर हो गया। तो चलो मई 20 में चलते हैं। ये आ गया मई 20। पढ़ो मेरे साथ सवाल, क्या बोलता है। मई 2020 अर्नव मेटालिक लिमिटेड का फॉलोइंग डेटा आपको दिया है और आपको सीओपी निकालना है। आपको ये नहीं बोला कॉस्ट शीट पूरी बनाओ, बोल रहा है सीओपी निकालना है। लेकिन ऑब्वियसली इतना सारा डेटा है तो स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे तो ही निकाल पाएंगे। लेकिन सीओपी के आगे मतलब आपको सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये नहीं निकालना है, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इसको कहां लूंगा मैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले लूंगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले लूंगा। रॉ मटेरियल परचेज मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन निकालते समय आएगा, ये भी डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, वेजेस आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस में, है ना। फिर ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मेरा चला जाएगा बीसीओपी में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चला जाएगा बीसीओपी में। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन चला जाएगा बीसीओपी में। लेकिन ध्यान दीजिए, एडमिन कॉस्ट फॉर अदर्स जो है ये चला जाएगा एडमिन ओवरहेड में। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप, ये भी चला जाएगा बीसीओपी में। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स, प्राइमरी पैकिंग, दैट इज ऑल्सो बीसीओपी। सैलरी टू डायरेक्टर, डायरेक्टर की सैलरी, सर कोई भी डायरेक्टर है तो एडमिन ओवरहेड्स में जाएगा ना। उसके बाद आता है सर मेरे पास, बस इतना ही दिया है सर, इतना ही दिया हुआ है। अब देखो क्या करोगे सर, ये दो चीजें, एक तो एडमिन ओवरहेड्स अदर्स वाला, अदर देन प्रोडक्शन, ये एडमिन ओवरहेड्स में जाना है, और सैलरी टू डायरेक्टर ये एडमिन ओवरहेड में जाना है। और क्योंकि हमको सीओपी तक की कहानी निकालनी तो हम उसको नहीं लेंगे, है ना। हमसे वो लेंगे जो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है बस। तो सीओपी के बाद की चीज आपको लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये लीजिए सर, आपने रॉ मटेरियल परचेज लिया, ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग माइनस किया, ये आ गया मटेरियल कंज्यूम। इसमें आपने वेजेस पेड को जोड़ दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कोई आइटम नहीं थे तो प्राइम कॉस्ट मिल गया। रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दो चीजें आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स की थी, वो आपने ले ली। अब इन्होंने क्या गड़बड़ किया ना सर, अब इन्होंने यहां पर फॉर्मेट थोड़ा सा गलत दे दिया। गलत दे दिया मतलब सर, ये दोनों लेने के बाद तो यहां पर हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकलना चाहिए था, फिर उसमें ओपनिंग डब्ल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यू माइनस होना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो चलो भाई हम लोग उसको सुधार देते हैं। हम लिख देते हैं 85,62,000 प्लस 98,500 प्लस 96,000। तो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 96,38,500। तो उन्होंने जो फॉर्मेट की मिस्टेक करी है कि बीसीओपी वाले आइटम को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया, गड़बड़ है सर। अब मैं लूंगा ओपनिंग डब्ल्यू 4,06,000 और लेस करूंगा 602,100 क्लोजिंग डब्ल्यू। तो मुझे मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो इट इज 94,42,400। और इसके अंदर जाके मैं अब बीसीओपी वाले आइटम जोड़ूंगा विच इज क्यूसी। तो क्यूसी आ जाएगा 86,000, जिसमें आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट 92,600, जिसमें आएगा एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 9 लाख, फिर उसमें जुड़ लेस होगा तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू विच इज 9,200, और फिर तुम्हारा प्राइमरी पैकिंग जुड़ेगा 10,200। तो इन्होंने उन पांच आइटम होते हैं ना बीसीओपी के, उसमें से 3 आइटम हमारे फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड कर दिए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के पहले, विच इज नॉट फाइन ना। ऐसे तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सर, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो, आंसर देखेंगे तो बेटा वो मिस्टेक है, आप उसके हिसाब से मत चलो, आप चिल मारो एकदम, ठीक है? आप अपने तरीके से करो जैसे अपन करते हैं। तो यहां पर माइनस आएगा, तो ये आएगा 10,522,000। तो सर आंसर क्यों नहीं बदला? अबे आंसर क्यों बदलेगा, आंसर तो वही रहेगा, क्लासिफिकेशन गलत था ना, चीज तो वही ली है तुमने, ऐड और लेस जो करना था वही किया है, बट ये 3 आइटम जो है तुम्हारे वो उठ के यहां आने चाहिए, मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आने चाहिए, ठीक है? और इन्होंने कहीं फैक्ट्री कॉस्ट का नाम ही नहीं दिया। हाँ ऑब्वियसली जो पूछा है वो तो सेम ही आ रहा है, सीओपी तो आंसर सेम ही मिल रहा है मुझे, सीओपी का आंसर तो सेम ही मिल रहा है, ठीक है? तो ये मैंने खत्म किया कौन सा सर, मई 2020 वाला क्वेश्चन। अब मैं आता हूं नवंबर 2020, इसको भी देख लो मेरे साथ, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ये भी पढ़ लेते हैं इसको भी। सर हमारे पास गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, कंज्यूमेबल मटेरियल ये चला जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में, डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा ये, डायरेक्ट वेजेस ये रही, कैरेज इनवर्ट्स भी आपका डायरेक्ट मटेरियल में जुड़ेगा, वेजेस टू फोरमैन एंड शॉप स्टोर कीपर, ये लोग प्रोडक्शन वर्कर नहीं है, ये फैक्ट्री के इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, तो ये भी चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीसीओपी, सैलरी टू अकाउंटेंट एडमिन ओवरहेड्स, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएफपीएफ एंड ईएसआई, ये प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए होता है जनरली, तो इट विल बी एडेड टू डायरेक्ट वेजेस, ये स्पेशल पॉइंट था, कई बार छूट जाता है। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, याद है कल अपन ने अर्नव वाला क्वेश्चन किया था, तो मैंने बताया था आपको कि सर हमारे पास होता है फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग का काम है जिसका, यहां भी प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब प्रोडक्शन कंट्रोलिंग ऑफिस एक्सपेंस है फैक्ट्री के अंदर, लेकिन नेचर ऑफ वर्क एडमिन है, तो ये हो जाएगा एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब क्योंकि ये एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ये नजर कहां आने वाला है सर, ये नजर आने वाला है बीसीओपी में। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द ईयर, इग्नोर, ये फाइनेंशियल अकाउंट में लिया जाता है, लेकिन सर कॉस्ट अकाउंट्स में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता भैया, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो कभी भी इनकम टैक्स एटसेट्रा दिया हो तो मत लेना, पर्सनल नेचर। फी टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एडमिन ओवरहेड, ये तीनों ही सर, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कॉस्ट ऑडिटर हो, डायरेक्टर हो, सब लोग ऑफिस के बंद हैं। डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, अगेन पर्सनल, इग्नोर।
उन खर्चों में से क्या डोनेशन दिया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में थोड़ी इंक्लूड होता है। फिर वैल्यू ऑफ सेल्स दिया है, ठीक है सर, और इन्वेंट्रीज दी हुई है, ठीक है सर। तो क्या स्पेशल दिखा सर इसके अंदर हमको? सर एक स्पेशल चीज दिखी, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एक्सपेंस वाला, दूसरा स्पेशल दिखा इनकम टैक्स वाला, और तीसरा दिखा डोनेशन टू पीएम वाला। अब आप एक बार इसकी समरी देखो ना, वही तो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। नवंबर 22 में प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस जो है वो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिया जाता है। इनकम टैक्स और डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड इसको आपको इग्नोर करना होता है, ठीक है। बाकी कॉस्ट शीट में तो जो भी आइटम मैंने बोले हैं वो सब अंडरस्टूड है सर, देख सकते हो आप। रॉ मटेरियल परचेज्ड, कैरेज इनवर्ड्स, ओपनिंग क्लोजिंग लेस किया, मटेरियल कंज्यूम। लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ये आ गया सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर भाई ये इन्होंने गड़बड़ किया है, ये तुम्हारा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। कंज्यूमेबल मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाता, तो इसको यहां से अपन यहां लेके आएंगे। ये एरर है, ये एरर है सॉल्यूशन में। इसलिए ना सिर्फ चीजों को समझा करो, जरूरी नहीं है कि इसके आंसर जो दिए वो सही हो। पिछले में भी अपन को गलती मिली थी, यहाँ भी आरटीपी में भी कभी कभी गलतियां मिल जाती। वेजेस टू फोरमैन बराबर है, अदर इनडायरेक्ट वेजेस भी बराबर है, तो यहां पहुंच के वो चीजें सेम हो जाएंगी, पर बीच में तो गड़बड़ करी ना। ये फिगर तुम्हारा सही आ जाएगा, लेकिन प्राइम कॉस्ट का फिगर गलत है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में तो आके वापस से वो कंपनसेटरी एरर था ना, तो मैच कर गया, लेकिन वो गलत कराया सन लोगों ने। फिर ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यू ऑलरेडी नो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बीसीओपी बराबर है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस बिकॉज इट इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो इट विल ऑल्सो कम टू बीसीओपी बराबर है। ओपनिंग क्लोजिंग एफजी, सीओजीएस, ये सारे लोगों को जो आपने सैलरी पे करी, एडमिन ओवरहेड्स, डिलीवरी स्टाफ के खर्चे, अगेन सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट। इनकम टैक्स एंड डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड अवॉइडेड इन द कॉस्ट शीट, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा डन। और इसके अंदर आपने ये भी देख लिया कि सर हमने एक एरर भी देखा है, एरर भी देखा है इसके अंदर, एक एरर भी हमको देखने को मिला, एरर ऑफ कंज्यूमेबल ट्रीटमेंट। तो कंज्यूमेबल्स को फैक्ट्री ओवरहेड में लेना चाहिए और इन लोगों ने ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आरटीपी नवंबर 22 पर तुमने जो सीखनी थी चीजें वो सीख लेना, डोनेशन वाली बात, पीएम रिलीफ फंड वाली, इनकम टैक्स वाली बात, और प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस ये वाली बात। अब May 21 का जो क्वेश्चन है बेटा वो मेगा कॉस्ट शीट, मेगा कॉस्ट शीट मतलब अर्नव इस्पात लिमिटेड, जिसमें 3 पेज का क्वेश्चन था, बस वही वाला क्वेश्चन है सर। बस उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। और आरटीपी नवंबर 21 वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है, मेगा कॉस्ट शीट वाला, वही मेगा कॉस्ट शीट वाला अर्नव वाला बड़ा क्वेश्चन, पर उसमें इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। लेकिन हम लोग ये इंटरेस्ट को नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने परसों भी बताया था कि इंटरेस्ट को हम कभी भी कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते, तो आपको इंटरेस्ट का फिगर कॉस्ट शीट में नहीं लेना, याद रखना इसको। तो आरटीपी May 21 नवंबर 21 करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी वैसा सेम क्वेश्चन करके स्टडी मैट में आ चुके हैं। अब आता है आरटीपी May 2022। आरटीपी May 2022, इसको पढ़ो सर, ये अच्छा सवाल है, इसमें काफी सारे नए आइटम है, इसको अपन लोग लिख कर लेंगे। तो दिया हुआ है सर, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 21, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड दिस मच टन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर गिवन, मटेरियल कंज्यूम्ड का कॉस्ट दे दिया है, पावर कंज्यूम्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, डीजल कंज्यूम्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी पेड डायरेक्ट वेजेस, ग्रेचुइटी लीव एनकैशमेंट इसी में ऐड हो जाएगा, हायर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस, हायर चार्जेस फॉर द कार फॉर द ऑफिशियल पर्पस एडमिन ओवरहेड, रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट ऑफ कार एडमिन ओवरहेड, हायरिंग ऑफ कार अट्रैक्ट जीएसटी अंडर आरसीएम विदाउट क्रेडिट, तो ये जीएसटी जो है तुम्हारे हायरिंग चार्जेस के साथ जुड़ जाएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलता। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ द फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। सर हमने वो धर्म कांटा लगा के रखा हुआ है, तो हमारा जो ट्रक है ना, ट्रक से कितना गुड्स जा रहा है इसको मेजर करने के लिए हमने धर्म कांटा लगाया है, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट है 7000 डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट द वेइंग ब्रिज, आपने सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है वेइंग ब्रिज के सामने की चोरी चकारी ना हो, तो उसका जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आएगा सर आपका इसके अंदर। अच्छा, फैक्ट्री प्रीमाइज में जो आपने सीसीटीवी लगा के रखे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है 18000, तो 6000 हो गया सीसीटीवी ऑफ वेइंग ब्रिज
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और 18,000 हो गया सीसीटीवी एट फैक्ट्री प्रीमाइस, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। टीएडीए एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर, ट्रैवलिंग के खर्चे, सेल्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कंपनी हैज 180 एम्प्लॉइज एंड वर्क्स फॉर 26 डेज इन अ मंथ, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा सवाल है, काफी सारी चीजें नई नई। और फिर बोल रहा है कंप्यूट द अर्निंग पर मैन शिफ्ट, आउटपुट पर मैन शिफ्ट। ये मैन शिफ्ट क्या होता है देख लेते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन 5 विच इज फ्रॉम आरटीपी ऑफ May 22, इसको हम लोग करेंगे सर लिख कर। तो सबसे पहले मैं मटेरियल कंज्यूम सीधे ले लेता हूं विच इज 15 लाख। फिर डायरेक्ट वेजेस के अंदर मैं दो चीजें लूंगा सर, एक तो पेड कितना है और एक तो रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी एंड लीव एनकेशमेंट, वो कितना है। तो वेजेस पेड है 64 लाख, ग्रेचुइटी और लीव एनकेशमेंट है हमारे पास 44,20,000। इसके बाद में जाऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, उसमें मुझे पहला आइटम मिलेगा पावर। पावर की कॉस्ट अपन निकाल देंगे 13,000 इंटू 7 विच इज 91,000। फिर आता है डीजल, तो डीजल की कॉस्ट होती है 1,000 इंटू 93 विच इज 93,000। ये हो गया डीजल। उसके बाद हायरिंग चार्जेस, कोई मशीन आप लेकर आए हो उसकी हायरिंग चार्जेस 13 लाख रुपीस, ये मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। 1500 के, 6400 के, 4420 के, 91 के, 93 के एंड 1300 के, 13,804,000। ठीक है, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। इसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या क्या आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड्स के सर? एक ही चीज मिली मेरे को तो बस, सीसीटीवी ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस, उसका एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, तो उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 18,000 रुपीज पर मंथ। बस और कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा यार, चलो छोड़ो फिर क्या है। फैक्ट्री कॉस्ट लिख देता हूं 13,822। अब देखो भाई, क्या तुम्हारे पास यहां कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो है नहीं, क्या कोई वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बीसीओपी आइटम। तो हायरिंग चार्जेस ये तो एडमिन में जाएगा, रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल भी एडमिन में जाएगा, वेइंग ब्रिज डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो मुझे लगता है सर सीओपी भी यही हो जाएगा। और क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है सर मेरे पास, तो सीओजीएस भी यही होना चाहिए। अब चलता हूं मैं एडमिन ओवरहेड्स के अंदर। तो एडमिन ओवरहेड्स के अंदर सबसे पहले आएगा मेरे पास कार हायरिंग चार्जेस विच इज 80,000। अब सुनो भाई, कार हायर किया है तो उस पर जीएसटी भी अट्रैक्ट होगा, तो जीएसटी ऑन अबव 80,000 का 5%, वो भी कॉस्ट होगा क्यों, क्योंकि क्रेडिट नहीं मिल रहा है। उसके बाद रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल 20,000। अब मुझे क्या लग रहा है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है जीएसटी के अंदर जो रिम्बर्समेंट होता है ना, उसके ऊपर भी वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है। तो क्या रिम्बर्समेंट पे भी जीएसटी लगेगा? सर रिम्बर्समेंट पे भी जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वो बंडल्ड सर्विस हो गई, तो तुम्हारे कार हायरिंग चार्जेस के साथ ही रिम्बर्समेंट इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि पेट्रोल है, दिया तो तुमने सामने वाले को ही है ना, तो यहां भी 1,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एडमिन ओवरहेड्स कार से रिलेटेड। और कुछ दिया है सर हमारे पास एडमिन ओवरहेड्स के बारे में, सेल्स मैनेजर है तो सेल्स में जाएगा ना जी सर,
तो ये एडमिन ओवरहेड हो गया। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में अगर मैं जाऊं, या पहले चलो सेलिंग ओवरहेड्स अलग निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग निकालते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। टी ए डी ए एंड होटल बिल, या ट्रैवल एक्सपेंस लिख सकते हो आप, सेल्स मैनेजर का, वो चला जाएगा 16,000 रुपीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। और कोई अमाउंट नहीं दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चलता हूं मैं। AMC ऑफ CCTV एट वेइंग ब्रिज 6,000। दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वेइंग ब्रिज, वेइंग ब्रिज का मेंटेनेंस कॉस्ट है तुम्हारा हर महीने 7,000। एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो। दैट्स इट। तो ये हमारी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए आगे। 13,822, 80, 4, 20, 1K, 16K, 6K, 7K, 13,956K। ठीक है। ये देखो सर, थोड़ी अधूरी सी कॉस्ट शीट है, कुछ कुछ चीजें दी हैं, कुछ कुछ चीजें है ही नहीं, मतलब इतना छोटा छोटा अमाउंट दिया है। वेजेस और सैलरी कुछ ज्यादा दे दी है, बाकी खर्चे बहुत कम कम है, पर ठीक है, जो है वो है तुम्हारे सामने। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट तुमको पता होना चाहिए था कि 5% जो GST लग रहा है RCM पर, वो हायरिंग चार्जेस पर तो लगेगा 5%, बट जो डीजल का रिम्बर्समेंट है ना उस पर भी लगेगा, क्योंकि उसका पेमेंट तुम किसको कर रहे हो? जो तुम्हारा कार एजेंट है उसी को कर रहे हो ना, जिससे तुमने कार किराए पे लिया। ठीक है। अब देखो सर, मैन शिफ्ट का मतलब बताता हूं, ये पार्ट तो हो गया। अब बात करता हूं मैन शिफ्ट का मतलब है नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट। आपको पता है, एक आदमी दिन भर काम नहीं करता ऑफिस में, एक शिफ्ट काम करता है। तो जितने बंदे होंगे और जितनी शिफ्ट काम करेंगे वो मैन शिफ्ट कहलाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 180 एम्प्लॉयज हैं और 26 दिन काम करते हैं एक महीने में। तो हर एक 180 में से हर एक एम्प्लॉय महीने में 26 शिफ्ट लगा रहा है, यही कहलाएगा ना। एक दिन में दो दो शिफ्ट तो लगाएंगे नहीं सर, एक दिन में तो एक ही शिफ्ट काम कर पाएंगे। तो 180 मैन अगर 26 शिफ्ट काम कर रहे हैं तो देयर आर 4,680 शिफ्ट। अब बोल रहा है उनकी अर्निंग क्या है, इतनी शिफ्ट्स की अर्निंग क्या है? तो मैंने बोला टोटल अर्निंग वर्कर लोगों की कितनी है, पहले ये बताइए सर। टोटल अर्निंग है वर्कर लोगों की 64 लाख और 44,20,000। 64 लाख और 44,20,000 विच इज कमिंग टू 1,82,82,00,000 रुपए। 1082, 1,08,20,000 रुपए। तो EMS कितना हो जाएगा? अर्निंग पर मैन शिफ्ट, अर्निंग पर मैन शिफ्ट। तो 10,820K डिवाइडेड बाय 468, मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदा एक शिफ्ट का कितना पैसा कमाता है सर? 2,311 समथिंग। मतलब आज मैं एक दिन काम करके गया तो करीबन 2,311 रुपए के आसपास मैं कमाता हूं। दैट इज अर्निंग पर मैन शिफ्ट। और यही बंदे, इनका आउटपुट कितना है? आउटपुट पर मैन शिफ्ट। तो ये सारे 4,680 शिफ्ट्स में इन्होंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है सर? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो 14,560 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है जब इन्होंने 4,680 शिफ्ट काम किया है। मतलब एक शिफ्ट में करीबन कितने टन का प्रोडक्शन हो जाता है? करीबन 3.11 टन का प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट में हो जाता है सर। समझ गए बात को? 3.11 टन करीबन हर एक मैन शिफ्ट में प्रोड्यूस हो जाता है। ये हम प्रोडक्शन का एवरेज हो गया, ऊपर अर्निंग का एवरेज हो गया। ठीक है। सॉरी जी। तो ये हमने खत्म कर लिया सर। एक और पार्ट RTP May 22 इज डन। ठीक है। RTP May 23 हमारा जो अभी हमने वो नहीं क्वेश्चन किया जिसमें सैलरी पेड टू डायरेक्टर दिया था और क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च का उन्होंने फॉर्मेट गलत कर दिया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है नवंबर 23 तो May 23। अब मैं आ रहा हूं नवंबर 22 में, जो कि बढ़िया सवाल है एक। नवंबर 22
सर पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मटेरियल के सामने भी यूनिट्स दिया हुआ है, WIP के सामने भी यूनिट्स दिया हुआ है। अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन में FG की यूनिट्स गिवन होती थी, यहाँ इनके सामने यूनिट दिया तो उसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। चलो सर इस क्वेश्चन को भी हम लिख कर करेंगे। तो CT लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोड्यूसिंग मेडिकल इक्विपमेंट, इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। कि मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक रखा है वो 1000 यूनिट्स बनाने में समर्थ रखता है, 90 लाख रुपए का। मेरे पास जो परचेज मैंने किया 49,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मेरे पास इतना है, क्वांटिटी भी दी है। ओपनिंग क्लोजिंग WIP की भी क्वांटिटी दी है, कॉस्ट भी दी है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग, R&D, कंज्यूमेबल। तो ये वेजेस में जाएगा, ये जाएगा आपका कहाँ पर, ये जाएगा BCOP। अब BCOP में जाएगा वो बात तो ठीक है सर, लेकिन हमको इसकी ना पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। तो ये पर यूनिट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद R&D BCOP, कंज्यूमेबल फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन अगेन BCOP। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल। सर वेबसाइट जो मैंने बनाई है उसको मेंटेन करना पड़ता है ऑनलाइन सेल्स के लिए, सेलिंग ओवरहेड्स। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी हमको पर यूनिट दिया हुआ, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देयर वॉज अ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विच रियलाइज दिस मच। तो मटेरियल का स्क्रैप भी दिया है और नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल भी गिवन है सर क्वांटिटी वाइज। ठीक है सर। एंटायर फिनिश गुड्स वाट सोल्ड एट अ 20% ऑन सेल्स वाला मार्जिन। तो आपको अब कॉस्ट शीट बनानी है। बिल्कुल अनोखा क्वेश्चन सर, आज तक PYQ, आज तक RTP किसी और में नहीं दिया है। तो अब यहां पर ना यूनिट कॉलम बनाना असेंशियल हो जाता है। अभी तक कई क्वेश्चन आते थे यूनिट कॉलम दिया होता था लेकिन बनाओ नहीं बनाओ चल जाता था, पर ये ऐसा नहीं सर, ये असेंशियल क्वेश्चन है जिसमें यूनिट्स कॉलम बनाना ही पड़ेगा। तो RTP नवंबर 22 है कि कौन सा है, नवंबर 22 है शायद। क्वेश्चन 5। तो मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं जिसमें पर्टिकुलर्स कॉलम तो रहेगा डेफिनेटली, फिर यूनिट्स कॉलम भी रहेगा और उसके बाद अमाउंट का कॉलम रहेगा। कॉस्ट पर यूनिट नहीं, यूनिट का कॉलम, ये तो कभी नहीं बनाया आपने। कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे अलग चीज है, यहां तो यूनिट्स दिखाना है आपको। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ओपनिंग रॉ मटेरियल विच इज गिवन टू मी हाउ मच, 1000 यूनिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 90 लाख रुपीज कॉस्ट, प्लस परचेज। तो यूनिट परचेज हुई 49,000, कॉस्ट ऑब्वियसली होगी 44 करोड़ 10 लाख, और लेस कर देता हूं क्लोजिंग रॉ मटेरियल विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1750 यूनिट्स, 1 करोड़ 57 लाख 50,000। ये सब टोटल कितना आ रहा है सर, 9,000 के प्लस 441,000 के माइनस 15,750 के विच इज 434,250। मेरे हिसाब से तो सर थाउजेंड्स में ही लेना चाहिए, टाइम बचाते हैं। पेपर में भी यही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिगर अगर बड़ा हो तो ये थोड़ा सा जजमेंट तुम ले लेना पेपर में, ठीक है। और यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट्स तो 1000 प्लस 49,000 माइनस 1750 गिव्स मी 48,250। लेकिन सर ये जो आपकी कॉस्ट लगी है ना 4825 यूनिट्स की, इसमें से मटेरियल की कुछ यूनिट स्क्रैप में चली जाएंगी, ऐसा क्या? यस, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा तुम्हारा 250 यूनिट्स का, जिससे कुछ पैसा भी वसूल हो रहा है, तो वो कॉस्ट में से माइनस कर दो जो पैसा वसूल हो रहा है। 5400 रुपीज पर यूनिट, तो 5400 इंटू 250 मतलब 1350, 1350 के। तो सर इफेक्टिव यूनिट्स मटेरियल की कितनी कहलाई, इफेक्टिव यूनिट्स मटेरियल की कहलाई 48,000।
और यहाँ पर आ गया 432,900 विच इज मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यही मटेरियल कंज्यूम, इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस विच इज गिवन है 68850, 68850। प्राइमरी पैकिंग अभी तो नहीं लूंगा, R&D एक्सपेंस अभी नहीं लूंगा, कंज्यूमेबल जरूर लूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हमको दिया हुआ सर एक रॉयल्टी के नाम पे, रॉयल्टी के नाम पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ 36450, 36450। इनको जोड़ा तो मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 538,200। और इस प्राइम कॉस्ट में जब मैं ऐड कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स तो क्या क्या आइटम आएंगे, कंज्यूमेबल तो मुझे नजर आ रहा है, कंज्यूमेबल, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा 340, 34,200, 34,200। ठीक, ये कर लिया हमने डन, ये तीनों डन है, ये डन है। अब बाकी BCOP के आइटम दिख रहे हैं मुझे, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा डन है, और कहीं और तो है नहीं सर कोई और आइटम। ठीक है सर, तो ये कर देता हूं मैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 572,400। अभी भी यूनिट क्या चल रही है सर, 48,000 यूनिट्स। अब तुम जब ओपनिंग और क्लोजिंग को एड लेस करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो खर्चा लगा है इफेक्टिवली कितनी कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए लगा है। ठीक है, तो ओपनिंग WIP की यूनिट्स है 2000 और क्लोजिंग की है 1000। कॉस्ट के मद्देनजर बात करूं तो 17550 एंड 9450। फाइव एट्टी 500। ठीक है, तो ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे BCOP वाले आइटम, R&D 21060, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 31,500। उसके बाद प्राइमरी पैकिंग 1440 पर यूनिट है, तो 1440 इंटू 49,000 बेटा इतना, तो 70560 इस प्राइमरी पैकिंग। उसके बाद सर सेलिंग सेलिंग सेलिंग, कोई और स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है प्रोडक्शन वाली हमारे पास, तो जो मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू थी वो हमने माइनस कर दी थी, तो दैट्स इट, ये आ गया हमारा COP। तो 703,620 COP। इसमें अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस माइनस करूं तो क्या मेरे पास उसके बारे में कोई डेटा है सर? एंटायर फिनिश्ड गुड्स वाज सोल्ड, तो जितना आपने बनाया पूरा बिक गया, और कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो यही COGS भी हो जाएगा। अब एडमिन ओवरहेड सॉरी, तो जनरल एडमिन ओवरहेड हमको दिया है कहीं पर, जनरल वाला एडमिन ओवरहेड कहीं भी नहीं दिया सर। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज में तो एक भी नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस 48430.8
ऑनलाइन सेल मेंटेनेंस तो वेबसाइट का खर्चा है, मेंटेनेंस का, वेबसाइट मेंटेनेंस 6075। सेकेंडरी पैकेजिंग 225 पर यूनिट। अच्छा, आपको ये तो पता है ना, ये 49,000 यूनिट्स ही बनी थी तो उतनी ही बिक गई हैं। ये यूनिट्स का डेटा तो सेम रहेगा सर। तो 225 इंटू 49,000, 11025। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। होप्स हो कि कुछ मिस नहीं किया हमने, ठीक है। तो 703620 प्लस 48430.8 प्लस 6075 प्लस 11025, इट गिव्स मी 769150.8। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आया? ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। 769150.8 बिल्कुल बराबर है सर। और फिर तुम वो प्रॉफिट को परसेंटेज से जोड़ लोगे तो तुमको सेल्स वैल्यू मिल जाएगी। वी कैन ऑल्सो चेक ईच ऑफ द आइटम इंडिविजुअली। तो वी हैव द प्राइम कॉस्ट ऑफ, सॉरी, मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ 4342, नहीं 432900, 432 नहीं, अच्छा ओके, यहाँ वाले से कंपेयर करना, गलत जगह से कंपेयर कर रहा था। 432900 बराबर है। We have the prime cost of 5382. We have the prime cost of 5382. We have the gross working cost of 5724. Gross working cost of 5724. Net work cost of 5805. Yes, it is 580500. Then we have COP of 703620. 703620. Then we have this thing, cost of sales 769150,800. कॉस्ट ऑफ सेल्स 769150,800। ठीक है, तो ये हमने सर खत्म किया कौन सा सवाल? ये हमने खत्म किया आरटीपी नवंबर 22, जिसमें हमने क्या सीखा सर? यूनिट कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड WIP, नेसेसिटी ऑफ यूनिट कॉलम इन द कॉस्ट शीट। पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें यूनिट कॉलम बनाना जरूरी है। ठीक है, अब मैं नवंबर 23 का तुमको सवाल दिखाता हूं तो तुम खुद ही बता देना मुझे कि वो मैं तुम्हें करवाऊं या ना करवाऊं। सर सेम टू सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। मटेरियल कंज्यूम, पावर कंज्यूम, डीजल, वेजेस एंड सैलरी, हायरिंग चार्जेस, कार, GST अंडर RCM, रिम्बर्समेंट। अरे वैल्यू भी सेम है मेरे भाई, वैल्यू भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस एक चीज इसमें नहीं है, पता क्या? जो पार्ट नंबर 2 में पूछा था ना, अर्निंग पर मैन शिफ्ट, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, वो इस वाले में नहीं पूछा है, दैट्स इट। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो सब कुछ सेम आ रहा है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी हमको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन विच इज मैचिंग विथ योर RTP May 22। मुझे यहाँ लिख देना चाहिए, लिखा तो नहीं था, लिख देना चाहिए था। May 22 का जो RTP है बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी एवरीवन, चलो तो इसके साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया है सर कॉस्ट शीट चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। अब आप सभी से पूछना चाहता हूं कैसा लगा आपको ये सेशन, और कैसा लगा, क्या सेटिस्फेक्शन मिला जब आपने सारे PYQ सारे RTP देख लिए और चैप्टर उसके साथ खत्म हुआ है? इट शुड बी द नेक्स्ट लेवल, राइट? बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं तुमको। ये हमारी आखिरी डेमो क्लास थी, ठीक है, दिस वॉज अवर लास्ट डेमो क्लास। तो अब हम डेमो क्लास खत्म कर चुके हैं। एक खुशखबरी या एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ। आज के ही दिन मैं CA बना था, तो ये जो मैं बोलता हूँ ना 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये आज से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आज 7 वर्ष खत्म हो जाएंगे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए। अगर आपको ये बैच यूजफुल लग रहा है और आप इसकी आगे की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ultimatecA.com पर जाइएगा। ultimatecA.com में जाके आपको वहां पर क्लासेस सेलेक्ट करनी होगी। मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को। वेबसाइट में जाके, तो ये जैसे आप गए ultimatecA.com पर, ठीक है, आपने बस डालना है ultimatecA.com। फिर आप यहाँ पर जाइए कोर्सेज में CA इंटर न्यू सिलेबस, या नीचे आओगे तो यहाँ भी मिल जाएगा CA इंटर न्यू सिलेबस, इसको क्लिक करो।
जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने जो है सीए इंटर का होम पेज खुलेगा। आपको इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कंफ्यूज मत हो। यहाँ जाओ सब्जेक्ट में, यहाँ डालो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कोर्स टाइप का फिल्टर खुलेगा, उसमें डाल देना फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। ये तुम्हारा फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आ जाएगा। तो 5,000 रुपीज़ में तुम एनरोल कर सकते हो, बस तुमको यहाँ जाके क्लिक करना है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर तुम्हारी दी हुई हैं, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट ज़रूर देख लेना, iOS में और डेस्कटॉप में नहीं चलता ये, कुछ कुछ रेडमी के फ़ोन्स में भी लिखा हुआ है नहीं चलता भाई, तो वो वाली चीज़ भी देख लेना एक बार, ठीक है। और दूसरी जो एक बात मैं तुमको बता दूं भाई, वो ये कि जो कॉम्प्रहेंसिव बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसके साथ इंक्लूड नहीं है। 5,000 की कॉस्ट में लेक्चर्स इंक्लूड हैं और पीडीएफ बुक्स इंक्लूड है। अगर तुम्हें हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो तुम यहाँ से फिल्टर में बुक्स में जाओगे तो वो जो कॉम्प्रहेंसिव बुक है वो तुमको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। एमसीक्यू और थ्योरी बुक 3rd वीक ऑफ फरवरी में लॉन्च होगी, और इस बुक में क्या क्या है वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और लिख दिया है साफ कि भाई सेपरेट बुक ऑफ एमसीक्यूज एंड थ्योरी विल बी लॉन्च, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ऐसा मान के आप ना चले। और कोर्स के अंदर जो है आपको जो भी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग डे में भी बताया था कि जो भी कॉम्प्रहेंसिव बुक है, जो भी कंपाइलर में चैप्टर वाइज आपको दे रहा हूँ, वो सब आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आप एनरोल कर लोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम ज्वाइन कर देंगे, वहाँ आप और कम्युनिकेशन में टीचर के साथ पूछ सकते हो चीज़ें, डाउट्स भी पूछ सकते हो। लाइव क्लास तो हमारी होने ही वाली है। परचेज करने के बाद थोड़ा समय रुकना, तुमको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, क्या लॉगिन पासवर्ड होगा, सब कुछ डालने के बाद तुम आराम से चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, तो वो तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो। और अगली क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास, तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि 15, 16, 17 ये 3 दिन डेमो लेक्चर्स थे, और अब मैं जा रहा हूँ इंद्रेश सर की शादी में, आपके प्यारे आईजी सर। तो 22 जनवरी से हम ऐप में वापस से लाइव आने वाले हैं। तो अब जैसे जैसे तुम टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ पर कम्युनिकेशन रखेंगे और सीधे लेक्चर 4 में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ मटेरियल से। तो मटेरियल, एम्प्लॉय ओवरहेड्स, एबीसी, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, उसके बाद फिर तुम्हारे जितने भी सर्विस, प्रोसेस, ये सारे आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हमारे यहाँ कंप्लीट होगा, और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर थ्योरी और एमसीक्यू, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, वेरी गुड डे, मिलते हैं वेरी सून ऑन lecture 4, 22nd of January. Stay in touch, and if you want to continue in the app, do purchase it soon so that आप लोगों को एक्सेस एटसेट्रा टाइमली मिल जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।